करते हैं। हाँ, शुरू करते हाँ हैं। जी। सबसे पहले आप सभी का, जो भी ऑडियंस हमें सुन रहे हैं वो, और हमारे जो स्पीकर है सबका, गुजरात मेडिसिनल प्लांट बोर्ड और सृष्टि परिवार, हनीबी नेटवर्क परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज ये पहला वेबिनार हम लोग कर रहे हैं गुजरात औषधीय वनस्पति बोर्ड के साथ मिलकर, और उम्मीद यही है कि जो किसानों की जो फरियाद होती है कि भाई हम लोग औषधि उगा तो रहे हैं लेकिन बेचेंगे कहाँ, और जो व्यापारी है, हमारी जो फार्मेसिया है, उनको अच्छी क्वालिटी का हर्ब्स चाहिए लेकिन उनको मिलता नहीं। ये दोनों के बीच में ब्रिज बनाने का एक मकसद इस वेबिनार के जरिए था, और ये भी है कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका भी जतन हो। ऐसा ना हो कि हम जंगल उसे सारा हार्वेस्ट कर ले और बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा बन जाए, तो ये भी हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी बायोडाइवर्सिटी का जतन हो, इसके साथ साथ हमारी जो इंडस्ट्रीज की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पनपे, क्योंकि अल्टीमेटली डेवलप रोजगार है वो बहुत ज़रूरी है, और लोगों की जो औषधि की जो रिक्वायरमेंट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट के रूप में लोगों तक पहुंचे। तो आज ये वेबिनार जगदीश प्रसाद सर और उनकी टीम की सहायता से हमने पूरा आयोजन किया है। मीनू परबिया साहब का बहुत ही गहरा मार्गदर्शन लगातार हमको मिलता रहे, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। और इसके साथ ही मैं आप सबको ये बताना भी चाहूँगा कि सृष्टि जो पूरा आयोजन कर रही है उसके हमारे इसके पीछे का मकसद जो है, हम लोग लगातार ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने अपनी सूझबूझ से कुछ नया किया है। मैं आज जो ऑडियंस हमें सुन रहा है उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने अपने रोजिंदा जीवन में कुछ ऐसे प्रयोग किए हैं जो अनोखे हैं, वो प्रयोग की जानकारी हमें चाहिए। आपने वैल्यू एडिशन में, अगर हब्स के वैल्यू एडिशन में कुछ नए तरीके से आपने कुछ किए तो वो जानकारी सृष्टि के डेटाबेस तक अगर आएगी, तो हम लोग हर साल ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं जिन्होंने अपनी सूझबूझ से कुछ नयापन किया है। हमारे पास पूरे देश भर के 600 जिलों से 3 लाख से अधिक हनीबी नेटवर्क की जो संस्था है उनके पास पूरा डेटाबेस है। देश भर से करीब 1200 लोगों का पेटेंट हनीबी नेटवर्क की संस्थाओं के जरिए अभी तक फाइल हुए। तो काफ़ी सारा काम ट्रेडिशनल नॉलेज और ग्रास रूट इनोवेशन पे हनीबी नेटवर्क की संस्थाओं ने किया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने जैसे ही शुरू में बोला कि बायोडाइवर्सिटी का जतन भी हो और हमारी इंडस्ट्रीज की ज़रूरतें पनपे, हमारी फार्मर्स को अच्छे दाम मिले, इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए इस वेबिनार का शुभारंभ हम लोग करते जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि 3-4 सीरीज में हम लोग ये करें और काफ़ी सारे किसानों के सवालों को हम लोग कवर करते जाएं। आज जैसे मैंने बोला कि अगर आप लोगों के में से किसी के भी पास कुछ नया आइडिया है या नया इनोवेशन है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि जिसका समाधान आपके पास नहीं है, तो कृपया हमने एक नंबर आपको दे रखा है, इस नंबर पे आप हमको जानकारी दे सकते हैं ताकि एक दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान हो। हनीबी नेटवर्क का तो मकसद ही यही है कि सूझबूझ जो है, इनोवेशन है, वो एक दूसरे के साथ स्प्रेड हो, एक दूसरे के साथ हम सीखें, लगातार हम सीखते रहें, ये हनीबी नेटवर्क का मकसद है। और मुझे लगता है यहाँ से हम शुरू करते हैं। एक कंपटीशन स्क्रीन पे आप लोगों को अभी दिखाई रहे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रज्वलित मानस बाल रचनात्मकता और आविष्कार प्रतियोगिता 2020। बच्चों के मौलिक विचार जो है वो आपके गांव से, आपके परिवार से, आपके स्कूल से, जो भी श्रोता हमको सुन रहे हैं, वो आपके बच्चों के परिवार आइडिया हमको चाहिए। आपके बच्चों के मन में ऐसे कई विचार होंगे, ऐसे कई सृजनात्मक आइडिया होंगे जो हमारे पास आएंगे। तो हम लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की स्मृति में ये अवार्ड हर साल घोषित करते हैं, और इस साल 15 सितंबर तक ये आइडिया हमको भेजना है। स्क्रीन पे आपको हमारा ईमेल आईडी, लिंक और हमारा मोबाइल नंबर में रिपीट कर देता हूँ, 9313246772 पे आप हमको भेज सकते हैं। हमारी लिंक और ईमेल आईडी भी शेयर है, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहा है। तो इसके साथ ही मैं आज की वेबिनार का शुरुआत करता हूँ। जगदीश प्रसाद, वो एचबीएन क्रिया का भी दिखा दो। हाँ, यस, ये एचबीएन क्रिया जो हनीबी नेटवर्क रचनात्मकता एवं समावेशी नवोन्मेष पुरस्कार, एचबीएन क्रिया, बच्चों के आइडिया आपको इग्नाइटेड माइंड पे भेजना है, और जो पेरेंट्स है, माता पिता है या टीचर है या किसान है या कारीगर है या बड़े बुजुर्ग, बड़े लोग जो है, उन सभी एचबीएन क्रिया में अपना आइडिया भेज सकते हैं, hbncria@honeybee.org, और वहां पर एक गूगल का लिंक भी दिया हुआ है, इसके ऊपर आप अपने आइडिया भेज सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिवस पे ये पुरस्कार की घोषणा 15 अक्टूबर 2020 को की जाएगी। तो सृष्टि और ज्ञान मिलकर ये दोनों पुरस्कारों का आयोजन किया है, और आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि आप इसके ऊपर ध्यान दें, और दोबारा भी कभी भी कोई भी जानकारी आपको चाहिए
तो हम लोग आगे आपको सहायता करेंगे। इसके साथ ही आज का जो वेबिनार है उसकी शुरुआत करने के लिए डॉक्टर जगदीश प्रसाद और प्रोफेसर अनिल गुप्ता साहब को मैं प्रारंभिक चर्चा के लिए आह्वान करता हूँ। यस सर, जगदीश प्रसाद सर। थैंक यू वेरी मच। सृष्टि ने बहुत कम समय पे ये आयोजन किया और मुझे लगता है कोरोना काल में यही एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करके कुछ रास्ता चीर सकते हैं, आगे विकास की राह पे चल सकते हैं। मैं जो है कुछ एक विचार संजो के रखा हूं, लेकिन मैं पहले से ओपन नहीं करना चाहता क्योंकि उससे जो है जुड़े हुए श्रोताओं की बात खासतौर से मैं सुनना चाहता हूं पहले, और बाद में मैं क्या क्या ढूंढ रहा हूं इसमें से वो मैं बाद में कहना चाहूंगा। मैं डॉक्टर अनिल गुप्ता साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी बात रखें, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूं उससे बाइस ना हो लोग, वो ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद धन्यवाद जगदीश प्रसाद जी और रमेश। हम लोगों ने ये जो आयोजन किया है इसमें एक बात जो शुरू में रमेश ने कही थी उसको दोहराना जरूरी है कि जैविक विविधता का संवर्धन करना बहुत आवश्यक है। बहुत कम क्षेत्र में औषधीय पौधे मिल रहे हैं। हम आराम से सीधे तरीके से कह सकते हैं कि 80% पौधे जिनका इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है वो जंगलों के क्षेत्रों से आते हैं, ऐसा कह सकते हैं। मुश्किल से 20% ही शायद खेती के द्वारा उगाए जा रहे हैं। जंगल में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अगर आप लेते रहेंगे, दोहन करते रहेंगे तो वो अपने आप ही उनकी सप्लाई हो जाएगी। हमें उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, हमें उसके लिए तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि जो भी हम पौधे वहां से निकालें प्रकृति से, उससे वहां के जो वन्य प्राणी हैं उनका भी नुकसान नहीं हो और जैविक विविधता बनी रहे। तो एक तो जरूरत ये भी है कि हम जंगलों से जब निकालते हैं तो उसका संवर्धन हो, सीमा में हो, वहाँ के लोगों की मदद से हो, उन लोगों को उसका अधिक लाभ मिले। अभी तो आदिवासी सिर्फ कलेक्शन करने का एक मजदूर बन गया है, उसको उसकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। तो किस तरीके से जो औषधीय पौधों की चेन है उसका होने वाला फायदे का एक बड़ा हिस्सा उन गरीब आदिवासियों तक पहुंचे जिन्होंने इस विविधता को बना के रखा है। दूसरी बात, और छोटी बात है लेकिन महत्वपूर्ण बात है, कि गुणवत्ता कैसे हम बढ़ाएं अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में, अपने हर्बल प्रोडक्ट में, तो सामग्री में, क्योंकि अगर गुणवत्ता नहीं होगी तो जो हमारी समाज है उसकी श्रद्धा इस पर बढ़ेगी नहीं, और श्रद्धा नहीं बढ़ेगी तो ये पूरा सेक्टर, पूरा उद्योग का जो व्यवस्था है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ये सबके हित में है, व्यापारी के हित में है, वो हमारे साथ हैं आज। औद्योगिक जो लोग उद्योग लगा रखा है, जिन्होंने जो इसके एक्सट्रैक्ट बेचते हैं या दवाई बनाते हैं, वो भी हमारे साथ हैं आज। नीति बनाने वाले लोग साथ में हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज जैसे लोग साथ में हैं जो उन्होंने पूरा जीवन लगाया है इनके उत्पादन, इनके संवर्धन, इनके टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, इनकी पहचान, इनका ज्ञान कोश बनाने में, वो भी हमारे साथ हैं। तो इन सबसे सीखेंगे और इस ज्ञान के इस्तेमाल की व्यवस्था अच्छी बने। हमारे पास एक सृष्टि में लैब भी है जिसके बारे में अभी 2 मिनट पहले मेघा ने बताया था। एक लेबोरेटरी है अमरापुर में, ग्राम भारती है, 15 किलोमीटर दूर गांधीनगर से। तो जो किसान या जो उद्योग मदद चाहते हैं इसके विश्लेषण के लिए, एनालिसिस के लिए, उसके लिए भी हम लोग उसमें भागीदार बन सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं उनकी अनुसंधान में, उनकी शोध में। तो रमेश, अब आगे चलते हैं। रमेश। मैं शुरुआत करता हूँ माधवराज एनआर बेंगलोर से। यस माधवराज जी शुरू कीजिए। नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार सबको नमस्कार। मेरा नाम मध्वराज है। मैं फलदा एग्रो रिसर्च फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा हूँ। पिछले 10 साल से मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। पहले कल्टीवेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, अब नया डिपार्टमेंट स्टार्ट हो गया, जिसका नाम है सस्टेनेबिलिटी एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स। हमारा कंपनी 1999 में स्टार्ट हुआ है एंड 2003 से हमने एक्सपोर्ट का काम शुरू किया। मेजर एक्सपोर्टर्स हमारा है, प्रोडक्ट्स है स्पाइसेस, मेडिसिनल हर्ब्स, एसेंशियल ऑयल्स एंड एक्सट्रैक्ट्स, फ्रेश फ्रूट्स लाइक दिस। तो सीएमएन शास्त्री जी हमारा
चेयरमैन सर है जिन्होंने ये कंपनी चालू किया। अब हम लगभग 150 से अधिक पदार्थों का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लगभग 30 कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा प्रोडक्ट मेनली सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही है। we deal only with certified organic products. Coming to today's topic, mainly medicinal plants के बारे में, medicinal herbs के बारे में है। तो ये प्रोडक्ट्स ये हमारा वेबसाइट से लिया हुआ है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, स्पाइसेस है, हर्ब्स है, आंवला है, अश्वगंधा है, तुलसी है, ब्राह्मी है, गड़ंगा है, लेमन ग्रास है, मोरिंगा है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमारा डायरेक्टली कल्टीवेशन कराते हैं। हमारा फार्मर नेटवर्क लगभग 1600 किसान है और हर महीने संख्या बढ़ रही है। The certification process is an ongoing process. हमारा नेटवर्क कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है, मतलब पूरा इंडिया में लगभग सभी स्टेट्स में फैला हुआ है। कश्मीर से हम सैफरन लेते हैं, उत्तर प्रदेश से हम मिंट, तुलसी और सीड स्पाइसेस लेते हैं। उसके बाद राजस्थान में है, राजस्थान से हम क्यूमिन, फेनल और सीड स्पाइसेस लेते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश में है जहाँ से हम चिल्ली, टर्मरिक लेते हैं। कर्नाटका हमारा होम स्टेट है ही है, जहाँ से हमारा लगभग 50% से ज्यादा फार्मर्स यहीं के हैं। यहाँ अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन से हम अलग अलग पदार्थ लेते हैं। अलग अलग फार्मर्स ग्रुप हमने बनाया है जहाँ ट्रेडिशनली मेडिसिनल क्रॉप्स या स्पाइसेस क्रॉप ग्रो करते हैं, वहाँ हमारा फार्मर्स ग्रुप है। इन किसानों को हम ट्रेनिंग देते हैं, देन कल्टीवेशन के बारे में बताते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेशन फैसिलिटेट करते हैं। सर्टिफिकेशन हम फ्री में कराते हैं। उसके बाद उनको पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस के बारे में, क्वालिटी के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद हम ये मटेरियल हम परचेस करते हैं। सो दिस आर ऑल दी मेन एक्टिविटीज हमारा कंपनी का है। इसके अलावा स्पाइसेस और हर्ब्स के अलावा भी हमारा दूसरे प्रोडक्ट्स है, जैसे कोकोनट प्रोडक्ट्स है, जैकफ्रूट प्रोडक्ट्स है, बनाना प्रोडक्ट्स है। और ये हमारा जैकफ्रूट मेजर क्रॉप है। पिछले 5-6 साल से हम जैकफ्रूट का अलग अलग प्रिपरेशन करा के हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मेजर कंट्रीज है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूएस मार्केट्स है। ये सारे प्रोडक्ट्स हम बोथ यूएस एंड यूरोप मार्केट्स के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा अलग अलग सर्टिफिकेशंस है, जैसे यूपी, एनओपी और ईयू सर्टिफिकेशन तो है। उसके अलावा स्पेशल सर्टिफिकेशंस भी है, जैसे डिमीटर है, फेयर फॉर लाइफ है, उसके बाद नेदरलैंड फेयर है, उसके बाद ग्लोबल गैप भी है। तो ये सारे पूरा इंडिया से जो भी मटेरियल हम कल्टीवेट कराते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स हमारा कर्नाटका में, बेंगलुरु में है हमारा प्रोसेसिंग फैक्ट्री। थ्रूआउट इंडिया के लिए एक ही फैक्ट्री है। तो सारे मटेरियल यहाँ आता है, उसके बाद क्वालिटी चेक होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद पैकिंग और एक्सपोर्ट होता है। तो पहले हम मिंट वगैरह नॉर्थ इंडिया से, यूपी से लेते थे और वहाँ का और यहाँ का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। मैनेजमेंट करने का थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो इसलिए हमने पिछले 5 साल से 6 साल से मिंट का कल्टीवेशन हम इधर ही कर्नाटका में ही कर रहे हैं। Ours is the only company who is growing mint in South India. हमारा लगभग अभी 150 एकड़ तक अभी हमारा तीनों मिंट का कल्टीवेशन है, मेंथा आर्वेंसिस, मेंथा पिपरेटा और मेंथा स्पिकाटा। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स का हमारा मेजर कल्टीवेशन है, तुलसी है, अश्वगंधा है, उसके बाद गोटकुला है, ब्राह्मी है, उसके बाद जिम्निमा सिल्वेस्ट्रा है, एंड्रोग्राफिस है, कालमेघ और हरी बीबी तकी भी है। ये बोथ वाइल्ड एंड कल्टीवेशन दोनों में है।
तो इसके अलावा थोड़ा सा वाइल्ड कल्टीवेशन से हमको मंजिस्टा मिलता है। आंवला भी बहुत बड़े मात्रा में हमारा कल्टीवेशन है, हमारे फार्मर्स के फील्ड्स में है। तो ये सारे बहुत सारे मेडिसिनल क्रॉप्स हमारे फार्मर्स रेगुलरली कल्टीवेट कर रहे हैं। नए नए किसान को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको हम ट्रेनिंग के माध्यम से उनको कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस भी बताते हैं, उसके बाद हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेस भी कराते हैं। उसके बाद कई जगह हमने पोस्ट हार्वेस्टिंग फैसिलिटी का भी फार्मर्स के फील्ड्स में किए हैं, जैसे ड्रायर शेड हो गया, प्लेटफॉर्म्स हो गया, और किसानों को फेयर फॉर लाइफ और दूसरे नेशनल लैंड फेयर से जो प्रीमियम फंड आता है, वो हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए और पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस के लिए बहुत सारे हम एक्टिविटीज किए हैं। बहुत सारे किसान इससे बहुत संतुष्ट हैं और बहुत सारे किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो we feel that we are one of the pioneer companies in exports of spices, herbs and medicinal crops, essential oils and fresh products. Any questions, please? माधवराज जी, हाँ जी, आई थिंक बहुत ही वंडरफुल काम आप कर रहे हैं, हाँ लेकिन साहब, मैं थोड़ा सा स्वार्थी हूँ इस मामले में। हाँ जी। गुजरात में कोई फार्मर्स ग्रुप है क्या? नहीं साहब, गुजरात में हम कर नहीं पाए। अच्छा, गुजरात राजस्थान में है, राजस्थान में 2 जगह है, गुजरात अभी तक हम वहाँ स्टार्ट नहीं किए। तो हम आपको दावत देते हैं कि कुछ गुजरात में भी शुरू करें। गुजरात में जरूर करेंगे सर। हमको एक क्यूमिन और फेनल और गुग्गुलू, हाँ, जो वनस्पति आप करना चाहते हैं, हाँ साहब, जो वनस्पति आप करना चाहते हैं वो हमको बता दें। वी कैन प्रमोट द फार्मर्स एंड जॉइन विद यू फॉर all the things what you are doing, the same thing we are supposed to do. ओके, यही काम हमारा है। गुजरात मेडिसिनल प्लांट बोर्ड या फॉर दैट मैटर एनी स्टेट प्लांट बोर्ड, उनका काम ही ये है। We can join hands and do something. श्योर सर। तो अभी माधवराज जी आपने बताया कि फेनल चाहिए, क्यूमिन चाहिए, गोकरू चाहिए, और क्या चाहिए ऐसी चीज, क्योंकि बहुत से किसान इस समय सुन रहे हैं इस बात को। तो और क्या आपकी आवश्यकता है जो यहाँ पर होता है और आपके लिए जरूरत काम आएगा? वो अश्वगंधा है, आंवला है, मिंट है, तुलसी है। तो किसान भाइयों, आप ध्यान दीजिएगा इन बातों पर, और जो भी चाहेंगे सृष्टि के माध्यम से, मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के माध्यम से, पता इनका दिया हुआ है, सीधा आप लिख सकते हैं उनको info@faladaagro.com पर। आप सीधा उनको मेल कर सकते हैं। डॉक्टर NR माधवराज हैं जिनसे आपकी बातचीत आज हुई है, आप उनसे संपर्क करें और उनको बताएंगे तो वो आपकी मदद करेंगे। इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। जो भी किसान इसमें शामिल हो, जो भी व्यापारी शामिल हो, वो निश्चित करे कि स्टेट का नाम खराब नहीं हो, अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ें ही दी जाएं। सर जी, यहाँ मैं दो चीज और स्ट्रेस करना चाहता हूँ। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। सुनाई दे रहा है। आवाज आ रही है। बोलिए। नंबर 1, हम सिर्फ 100% ऑर्गेनिक का ही मटेरियल लेते हैं। तो बहुत जगह हमने मार खाई है। लोग कल्टीवेट तो करते हैं, मगर कोई क्रॉस कंटामिनेशन हो या पिछले वाला फसल का असर हो, मगर कई बार हमारा पेस्टिसाइड रेसिड्यू का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए नंबर 1 है 100% ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए। नंबर 2 इज एक्सपोर्ट क्वालिटी मटेरियल चाहिए। जो स्पेसिफिकेशन है, जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो 100% प्योर मटेरियल चाहिए, वही मटेरियल हम लेते हैं। क्योंकि किसान का क्वालिटी के बारे में जनरली इनका ध्यान नहीं रहता है। हम बहुत सारे किसानों को ये ट्रेनिंग देते रहते हैं। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर क्वालिटी के मामले में एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए क्वालिटी इज नंबर 1। तो 100% पेस्टिसाइड फ्री एंड 100% ऑर्गेनिक प्लस डिजायर्ड क्वालिटी मटेरियल चाहिए।
धन्यवाद धन्यवाद माधवराज जी, धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही कहा कि और हमें भी तो खुशी होगी, हम रासायनिक दवाई से उगाई हुई मेडिसिनल प्लांट की बिक्री के लिए क्यों काम करेंगे, सृष्टि को क्यों लगाना है उसके अंदर समय अपना। तो हम भी चाहेंगे कि जो जैविक तरीके से, जो ऑर्गेनिक तरीके से, नैसर्गिक तरीके से उगाए गए पौधे उन्हीं को आगे बढ़ाएं। रमेश आगे चलिए। एक क्वेश्चन और माधव राज जी, जो किसान ग्रुप से जो आप जुड़ते हैं, डू वी ऑफर एनी MSP टू देम? Yes, sir. Yes. Okay, thank you. It is based on the cost of cultivation and per acre yield estimation. We इसका हर एक फसल का एक मिनिमम प्राइस हम पहले डिक्लेयर करते हैं, और जो ट्रेडेड प्रोडक्ट्स है वो मिनिमम प्राइस बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस। जो मार्केट प्राइस नहीं होता है, जैसे मेडिसिनल क्रॉप्स है, जैसे तुलसी हो गया या आंवला हो गया, ब्राह्मी हो गया, तो उसको हम मिनिमम प्राइस फिक्स करते हैं। वेरी गुड सर। रमेश आगे चलिए। सर अगला स्पीकर हमारे हैं निकिता एक्सट्रैक्ट बावड़ा से शैलेश भाई पटेल। शैलेश भाई शुरू कीजिए। नमस्कार। સૌ પહેલા તો સૃષ્ટિના રમેશભાઈ અને જગદીશ પ્રસાદ સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એમને એક આ ખૂબ જ સારો ખેડૂતોને જરૂરી અને એમને જાણવા જેવો ટોપિક લઈ વેબિનાર શરૂ કર્યો છે અને એમાં અમારા જેવા મેન્યુફેક્ચરરને પણ ઇન્વોલ્વ કર્યા છે કે જેથી ટુ વે વાતચીત થઈ શકે ખેડૂતો અને અમારી બંનેની। હવે ગુજરાત રાજ્યની જ્યારે ઔષધીય પાકોની વાત કરીએ તો ગુજરાત રાજ્યમાં ઘણા બધા ઔષધીય અને એલોપેથીની દવાઓમાં કામ આવે એવા પાકોના વાવેતર થતા હોય છે, જેવા કે નીલગિરીનું તેલ, તુલસીનું તેલ, પછી આદુ, હળદર, પામારોજા, ખાસ કરીને પામારોજા, જામારોજા, જીરેનિયમ, મોગરો, લેમન ગ્રાસ, ગુલાબ, પછી હર્બલ્સમાં વાત કરું તો અશ્વગંધા, સત્તાવરી, બ્રાહ્મી, ખસ એટલે કે વેટીવર, કોલિયસ, આ બધા પાકો ખેડૂતો લેતા હોય છે। હવે જ્યારે ઔષધીય અને આયુર્વેદિક આ પાકોની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં જો એનો વાવેતરની વાત કરીએ તો બે પ્રકારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ। એક છે જંગલોમાં થતા ઔષધીય પાકો કે જેનું કલેક્શન આદિવાસીઓ કરતા હોય છે અને એ ગુજરાત રાજ્ય ગૌણ વન પેદાશ નિગમ જે છે બરોડા ખાતેનું, એ આ આદિવાસીઓ પાસેથી ખરીદતું હોય છે અને પછી એની જાહેર હરાજી દ્વારા અમારા જેવા વેપારીઓને આપતું હોય છે। અને બીજું છે કે ખેડૂતો દ્વારા પોતાના ખેતરમાં ઉગાડવામાં આવતા આવા પાકો। હવે આપણે ખેડૂતો દ્વારા જે ખેતી થાય છે એ અંગે થોડી ચર્ચા કરશું। તો ખેડૂતોએ કેટલાક મુદ્દાઓ ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવાના છે કે આ બધા ઔષધીય પાકો એ અમુક ભારત દેશના જીઓગ્રાફિકલ એરિયામાં જ થતા હોય છે। એટલે કે એક પર્ટિક્યુલર, ધારો કે આપણા ગુજરાતની અંદર વાત કરીએ તો ગુજરાતની અંદર થતું જીરું, એના જે ઔષધીય ગુણો છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે એમ કહું તો ચાલે। એ જ પ્રમાણે મરચાની વાત કરું તો આપણા ત્યાં થતું, સુરેન્દ્રનગરમાં થતું હોય કે બીજા જિલ્લામાં થતા મરચા છે એમાં તીખાસ કે કલર એ એટલો નથી આવતો જેટલો કર્ણાટક જિલ્લા અને આંધ્ર જિલ્લામાં ખમ્મામમાં અને ગંટુરમાં જે મરચું થાય છે એની તીખાસ, અથવા તો બેડગી કર્ણાટકનું, એની બેડગી વિસ્તારનું મરચું
તો એમાં જે કલર આવે છે એ આપણા વિસ્તારના મરચામાં આવતો નથી. એટલે આ એક વાતાવરણનો મોટો મુદ્દો છે. ખેડૂતોએ કોઈ પણ પાક અપનાવતા પહેલા એની ખેતી પદ્ધતિ પૂરેપૂરી જાણી લેવી. આપણા વિસ્તારના વાતાવરણમાં એ માફક આવશે કે કેમ, એ જ રીતે જમીન, આપણી જમીનમાં, કારણ કે અમારા જેવા જે એક્સટ્રેક્ટ મેન્યુફેક્ચરર છે એ એના એક્ટિવ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ કેટલા ટકા છે એની એનાલિસિસ કર્યા વગર અમે ક્યારે ખરીદતા નથી. એટલે થાય છે શું કે ખેડૂતોને અમુક જાહેરાતો દ્વારા કે ક્યાંક કોઈ સેમિનારમાં ગયા હોય, કોઈ વર્બલ કહી દે કે ભાઈ આ પાક અહીં સારો છે ને આનું બિયારણ સારું છે, એટલે ખેડૂતો બિચારા એ રોપી દે. રોપ્યા પછી જ્યારે પાક તૈયાર થાય અને અમારા જેવા વેપારીઓ પાસે આવે છે, એમની પાસે એક તો ટેસ્ટિંગની કોઈ ફેસિલિટી એમને કઈ ખબર હોતી નથી, ટેસ્ટિંગની ફેસિલિટી નથી. એટલે ઘણી વખત અમે એનું ટેસ્ટિંગ કરાવીએ છીએ ત્યારે ખરેખર એટલા બધા એના પર્સન્ટેજ નીચા હોય છે કે અમે ખરીદી શકતા નથી. એટલે જમીન પણ એના માટે ખૂબ જ અગત્યની છે. અને આના એક બે દાખલા આપું કે હળવદના એક ખેડૂત, એમને કોલિયસ એટલે કોલિયસ ફોસ્કોલિન એનું બોટનિકલ નામ છે, એનું વાવેતર કર્યું હતું. હવે એ તૈયાર થઈ ગયેલું પછી એમને જોડે તુલસીનું પણ વાવેતર કર્યું હતું. એટલે મારે તુલસી ખરીદવાની હતી એટલે મેં એમનો કોન્ટેક્ટ કર્યો તો એમને કહ્યું કે શૈલેષભાઈ મારી પાસે આ કોલિયસ પડ્યું છે, તમે જો ટેસ્ટિંગ કરી આપો ને ખરીદો તો સારું. મેં કીધું ભાઈ હું ખરીદું, પેલા હું ટેસ્ટિંગ કરી દઉં. તો એની અંદર જનરલી બીજા બધા સ્ટેટના 5 થી 10% ફોસ્ફોલિન કન્ટેન્ટ હોય, એની સામે એમના કોલિયસમાં 0.5% ફોસ્ફોલિન હતું. હવે એમને જે 10-15 વીઘામાં આ ઉગાડ્યું હતું, ટોટલી ઘણું એમને લગભગ 4 થી 5 લાખ રૂપિયાનું નુકસાન એમને સહન કર્યું. એટલે ખેડૂત મિત્રો ખાસ કોઈના પણ ભરમાવામાં આવ્યા વગર આપણે આવા પાકો વાવતા પહેલા, અને ખાસ જ્યારે તમને કોઈ અનુભવ ના હોય અથવા કોઈ પણ ખેડૂત મિત્રે એમના ખેતરમાં આવા પ્રયોગો ન કર્યા હોય તો મહેરબાની કરી ખૂબ સાવચેતી રાખી ગુજરાત એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકો અથવા તો ગુજરાત મેડિસિનલ બોર્ડના અધિકારીઓનો સંપર્ક કરી અથવા તો ગુજરાત ખેતીવાડી અને ગુજરાત હોર્ટિકલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટનો સંપર્ક કરીને જ આ વાવવું જોઈએ. હવે એ જ રીતે એની વેરાયટી અને બીજ, પ્રમાણિત વ્યક્તિ પાસેથી મેળવેલું બીજ એ અને જાત એ પણ અગત્યની છે. દાખલા તરીકે તુલસીની વાત કરું તો ગુજરાતમાં 2 પ્રકારની તુલસી થાય છે, એક હોલી બેસિલ અને બીજી છે સ્વીટ બેસિલ. એનો બોટનિકલ નેમ છે ઓસિમમ સેન્ટમ અને ઓસિમમ બેસિલિકમ. હવે બંનેની ઓઇલ જે નીકળે છે એના પર્સન્ટેજ બહુ અલગ છે. બંનેના ભાવમાં પણ ઘણો બધો ફેર છે. એટલે કોઈ માણસ સેન્ટમ એ ખૂબ મોંઘું છે, બેસિલિકમ કમ્પેરેટિવલી સસ્તું છે. એટલે એકના બદલે બીજું ના પધરાઈ દે એ ખાસ જરૂરી છે. કારણ કે આ વસ્તુ જ્યારે તમને ઉગશે ત્યારે જ ખબર પડશે, સિવાય તમને ખ્યાલ નહીં આવે. એટલે જે તે ઔષધીય પાકોની જાત એ પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. અથવા તો તમે રોપા ખરીદતા હોય તો રોપા પણ એવા યુનિવર્સિટીમાંથી કે એગ્રીકલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટ કે હોર્ટિકલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી જ્યાં પ્રમાણિત માણસો અને પ્રમાણિત સંસ્થા થ્રુ જો આ બિયારણ કે છોડવા ખરીદવામાં આવે તો વાંધો ના આવે. બીજું કેટલાક પાકો એવા છે કે જેમાં ટ્રાન્સપોર્ટેશન ખૂબ
અગત્યનું ફેક્ટર છે. દાખલા તરીકે નીલગિરીનું તેલની વાત કરું તો મારા પ્લાન્ટથી 200 કે 300 કિલોમીટર દૂર ખેડૂત હોય અને એના ત્યાં નીલગિરી હોય તો એના પાંદડા ત્યાંથી મારા ત્યાં આવે તો એનું તેલ બહુ જ એસેન્શિયલ હોય છે અને ઝડપી ઉડી જાય છે. એટલે એ પાન જ્યારે મારા ત્યાં આવે અને હું પ્રોસેસ કરું ત્યાં સુધી ઓઇલમાં ઘણો બધો લોસ જતો. એટલે મારું એક સજેશન છે કે જ્યાં આવા ખેડૂતો વધારે પ્રમાણમાં ખેતી કરતા હોય કે 50 વીઘા કે 100 વીઘામાં ઘણા બધા ખેડૂતોએ આવા બધા ઔષધીય પાકોનું વાવેતર કરતા હોય તો તુલસી છે, નીલગિરી છે, આવા બધા પાકોનું અથવા તો લેમન ગ્રાસ છે એનો ડિસ્ટિલેશન પ્લાન્ટ પોતાના ખેતરમાં જ લગાવી દે અને પોતાના ખેતરના બાયોવેસ્ટથી જ તમારું ઓઇલ નીકળશે એટલે તમને કમ્પેરેટિવલી સસ્તું પણ પડશે. અને એ તેલ પછી જો અમારી પાસે લઈને આવશો તો એ તમારા અને અમારા બંને માટે સારું રહેશે. તમને પણ એનું વેલ્યુ એડિશન મળશે. બીજું પાંદા તમારા જ ખેતરેથી સીધા એના ઓઇલ એક્સટ્રેક્ટ થતું હોવાથી ડિસ્ટિલેશનમાં ઉત્પાદન પણ તમને સારું મળશે. એટલે એક આ મુદ્દો પણ ખૂબ અગત્યનો છે. બીજું ગુજરાત રાજ્યમાં ઓર્ગેનાઇઝડ માર્કેટિંગ આ ઔષધીય પાકો, એસેન્શિયલ ઓઇલ્સ અને હર્બલ એક્સટ્રેક્ટ એ ઓર્ગેનાઇઝ માર્કેટનો એક અભાવ છે. એટલે થાય છે શું કે ખેડૂતોને ઘણી વખત કોઈ પણ વસ્તુ ઉત્પાદન કરી દે છે પરંતુ એને ક્યાં વેચવું સૌથી મોટો આ સવાલ થઈને ઉભો થતો હોય છે. જે ખેડૂતો થોડા ઘણા ભણેલા છે એ લોકો નેટના માધ્યમ દ્વારા અમારા જેવા વેપારીઓ, આયુર્વેદિક દવાઓ બનાવતા વેપારીઓના કોન્ટેક્ટ નંબર લઈ અને એ લોકોનો સંપર્ક કરતા હોય છે. પરંતુ આપણો ગુજરાતનો મોટો ભાગનો ખેડૂત અનએજ્યુકેટેડ છે. એટલે એક સરકાર દ્વારા પણ જો આ મુદ્દા પર થોડું ધ્યાન રાખવામાં આવે કે એક ઓર્ગેનાઇઝ માર્કેટનું કંઈક કરવામાં આવે તો એ ખેડૂતો માટે ખૂબ લાભદાયક બનશે. બીજું ખેડૂતો માટે એક ખાસ કહું કે જો તમે આ ડિસ્ટિલેશન પ્લાન્ટ તમારા ખેતરમાં નાખો તો ગુજરાત રાજ્યના હોર્ટિકલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટ ગાંધીનગર દ્વારા આ પ્લાન્ટ જે છે એમાં 50% સબસિડી સહાય આપવામાં આવે છે. એટલે જો આ પ્લાન્ટ નાખો તો 50%ના ખર્ચે તમારા ખેતર ઉપર પ્લાન્ટ થઈ જાય અને આ જે એસેન્શિયલ ઓઇલ્સ જે પ્લાન્ટ જે ઉગાડે છે જે ખેડૂતો, ઘણા બધા ખેડૂતોએ નાખેલો પણ છે. હું એવા બધા ઘણા ખેડૂતોના સંપર્કમાં છું અને એમની પાસેથી હું તેલ ખરીદું પણ. તો જે નવા ખેડૂતો છે કે જે આજે આ વેબિનારમાં જોડાયા છે એમના માટે ખાસ કહું કે તમે જો આવું વિચારતા હોય અથવા તમે ઉગાડ્યું હોય તો आवाज बंद हो गई. हाँ डिस्कनेक्ट થઈ ગયું. ઓકે ઓકે થઈ ગયું ચાલુ. હા ચાલુ થઈ ગયું. હા ઓકે. હવે બીજું કે ખેડૂતો સાથે સાથે સરકાર દ્વારા પણ કેટલાક અને ખાસ કરીને ખેડૂતો માટે કહું કે કેટલાક પાકો એવા છે કે આપણા ગુજરાતમાં ખૂબ સારા થાય છે, એનું ઓઇલ પણ સારું થાય છે. એમાં ખાસ કરીને વાત કરું તો પામારોજા, જામારોજા, લેમન ગ્રાસ છે, જેરેનિયમ છે, મોગરો છે. આ બધા જે પાકો છે એ આપણા ગુજરાતની અંદર ખૂબ સારા થાય છે અન્ય રાજ્યોની સાપેક્ષમાં. તો આવા બધા પાકો અને ઘણા બધા ખેડૂતો આનું વાવેતર કરે છે. એટલે તમને અને તુલસી
બંને પ્રકારની તુલસીના ઓઇલની પણ ખૂબ જ સારી માંગ રહે છે. એટલે પરંતુ ખાસ મારે એ કે ક્વોલિટી એ ખૂબ અગત્યની વસ્તુ છે, કારણ કે આજકાલ દરેક જગ્યાએ મિલાવટ એ ખૂબ દૂષણ થઈ ગયું છે. એટલે અમારે પણ જ્યારે પણ કોઈ ખેડૂત લઈને આવે ત્યારે ટેસ્ટિંગ કર્યા વગર લેવાતું નથી, અને એમાં ઘણી વખત અમને પણ ખરાબ અનુભવો થતા હોય છે, અને એના લીધે કેટલાક સારા ખેડૂતોને પણ તકલીફ થતી હોય છે. હવે સરકાર દ્વારા પણ જ્યારે જગદીશ પ્રસાદ સાહેબ છે ત્યારે કે કેટલાક સૂચનો મારા છે કે જંગલની પેદાશ છે. હવે આદિવાસીઓ જ્યારે કલેક્ટ કરતા હોય ત્યારે મેં અંબાજીના જંગલોમાં ખાસ જોયું છે, જઈને ખાસ જોયું છે, કારણ કે ત્યાં સલાઈ ગુગલના જે ઘણા બધા ઝાડ છે, એટલે મારે ઓર્ગેનિક સર્ટિફિકેશન કરાવવાનું હતું ત્યારે હું ગયો હતો. તો મેં જોયું કે ખેડૂતો આદિવાસીઓ જ્યારે જે કલેક્ટ કરે છે ત્યારે લોભના કારણે એ ઝાડને ખૂબ નુકસાન કરે છે, અને પરિણામ એવું થાય છે કે એ ઝાડ વધારેમાં વધારે 3 થી 4 વર્ષ એ ગુંદર આપે અને પછી એ નકામું થઈ જાય છે. તો આ આદિવાસીઓને ગુજરાત રાજ્ય વન પેદાશ જે કલેક્ટ કરે છે એમના દ્વારા અથવા જંગલ ખાતા દ્વારા જો એમને પ્રોપર ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે કે ભાઈ તમે આ પ્રકારે એનું કલેક્શન કરો, છોડને આટલા પ્રકારનો આ ટાઈપનો કાપો મૂકો, તો એ તમને લાંબા સમય સુધી તમને ઉત્પાદન આપશે. આ સિવાયના ઘણા બધા પાકો છે, તો એ ટ્રેનિંગ ખૂબ જ જરૂરી છે. એ જ રીતે પેકિંગમાં જે મને અનુભવ છે સલાઈ ગૂગલનો, એ મેં જોયું આદિવાસીઓના ઘરે, અને જે કલેક્ટ કરે છે એના જે એજન્ટો છે નિગમે નક્કી કરેલા, તો એ છાબડાઓમાં આ સલાઈ ગૂગલ વાંસના છાબડાઓમાં પેકિંગ કરતા. હવે પરિણામ એ આવે કે એમાંથી સલાઈ ગૂગલમાંથી રસ બધો જરી જાય, એટલે જે મેઇન કન્ટેન્ટ છે એ બધું જરી જાય અને 50% વાળો માલ રહે. એટલે એ પણ નિગમ દ્વારા એમને પોલી બેગમાં કલેક્શન કરવાનું. આ સિવાયના દરેક પાકો પ્રોપર પેકિંગ, પ્રોપર કલેક્શન અને પ્રોપર સ્ટોરેજ, આ ત્રણેય વસ્તુ નિગમે ખૂબ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. અને આદિવાસીઓને ટ્રેનિંગ, એ જ રીતે ડે બાય ડે જંગલોમાં આવા પાકો ઓછા થતા રહે છે. તો ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા દર વર્ષે આવા ઔષધીય પાકોનું રોપાઓનું આદિવાસીઓમાં વિતરણ અથવા ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટના મિશનરી દ્વારા એનું વાવેતર થાય, અથવા એરિયલ સ્પ્રે આપણે સીડ્સનો કરી શકીએ કે કોઈ પણ પદ્ધતિથી એ થાય જરૂરી છે. નહીં તો એવું થશે કે 5-15 વર્ષે આપણા ઔષધીય પાકો લુપ્ત થઈ જશે. એ જ રીતે આ આદિવાસીઓને જે ભાવ આપવામાં આવે છે એનું પણ કોઈ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે તો આદિવાસીઓ પણ આ કલેક્ટ કરવામાં પ્રયત્ન કરે. એ જ રીતે ગુજરાત એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી અને ગુજરાત કૃષિ એગ્રીકલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટ બંને દ્વારા જેમ સામાન્ય પાકોની ખેતી પદ્ધતિની તાલીમો નિયમિત રીતે યોજાતી હોય છે, એ રીતે જો આ ઔષધીય પાકો એની તાલીમ, ખેડૂત તાલીમ યોજવામાં આવે અને એની ખેતી પદ્ધતિની તાલીમ જો યોજવામાં આવે તો ખેડૂતોને ખૂબ લાભ મળે. અને છેલ્લે જે મેં વાત કરી કે ટેસ્ટિંગ ફેસિલિટી ગુજરાતમાં, रमेश समय का ध्यान रखना होगा रमेश. તો ગુજરાત સરકાર આ અંગે પણ જે
ગુજરાત સરકાર આ અંગે જો ધ્યાન રાખે અને ગુજરાતમાં ગુજરાત એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી સાથે પાસે પણ આ બધા ટેસ્ટિંગ ફેસિલિટી છે, એગ્રીકલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટ છે, અથવા તો એ સિવાયની કંઈ પણ બીજી કોઈ એગ્રીકલ્ચર ગવર્મેન્ટના સેન્ટર્સ હોય એમના દ્વારા આ બધા માર્કર્સ ઔષધીય પાકોના અવેલેબલ કરાવરાય અને જો ટેસ્ટિંગ ફેસિલિટી ખેડૂતો અને વેપારીઓને જો પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે તો ખેડૂતો દ્વારા પોતાને ખબર પડે કે એમનું મટીરિયલ કેટલા ટકાનું છે, કેવું છે, ઊંચું છે તો એના ઊંચા ભાવ એમને મળે, નીચું છે તો એ પ્રમાણના ભાવે વેચી શકે. એટલે ખાસ મારી સરકારને એક આ નમ્ર અરજ છે. આપ સૌએ મને સાંભળ્યો અને મને બોલવાની તક આપી એ બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. રમેશભાઈ. યસ, બહુ સરસ દક્ષેશભાઈ, શૈલેષભાઈ. તમે મારા ખ્યાલથી ખેડૂતોને ધ્યાનમાં રાખીને ઘણા બધા સરસ મુદ્દાઓ તમે તારવીને બહુ સરસ વાત કરી છે. મારા ખ્યાલથી ખેડૂતોને લગભગ 85 જેટલા લોકો અત્યારે ઓનલાઈન આપણને સાંભળી રહ્યા છે. મારા ખ્યાલથી બધાને ખૂબ ઉપયોગી થશે. હવે પછી એમના દક્ષેશભાઈ આપણી સાથે છે. દક્ષેશભાઈ દિશાંત આયુર્વેદિક સાંતેજ કલોલ ગાંધીનગર પાસે એમની ફાર્મસી છે અને લગભગ 198 પ્લાન્ટ ઉપર એ કામ કરે છે. 198 પ્લાન્ટ એટલે બહુ લાર્જ સ્કેલ ઉપર એમનું કામકાજ છે. દક્ષેશભાઈ. गुड आफ्टरनून, हेलो, वेलकम टू ऑल. मैं सुश्री संस्था के प्रतिनिधियों को सबको आभारी हूँ और सभी ये जुड़े हुए प्लेटफॉर्म पे दिया हुआ सबका मैं नमस्कार कर रहा हूँ. सभी प्रवक्ताओं का मेरा नमस्कार है. सबसे बड़ी बात करी, मेरा जुड़ना काम एक ही है कि मैं फार्मर से भी लगा हुआ हूँ और ट्रेडर से भी लगा हुआ हूँ. मैं दोनों को बीच में ब्रिज बनना चाहता हूँ, फार्मर और मैन्युफैक्चर के बीच में. आज हालत इतनी बुरी है कि जो सही ढंग से जो रॉ मटेरियल मिलना चाहिए फार्मेसी वाले को वो नहीं मिल रहा है. तो उसके लिए आज फार्मर जो खेडूत लोग हैं, जो फार्मर लोग हैं, वो भी अच्छी तरह से जो जड़ी बूटियां उगाते हैं तो उनकी प्लांट किस तरह से मैन्युफैक्चर के पास पहुंचे उसका भी कोई इनके पास कोई अच्छा सा स्थान नहीं मिल रहा है. तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ. मैं मेरी कंपनी में 15 साल से कार्यरत हूँ. मेरा मैन्युफैक्चरिंग करीबन 15 साल से मेरा मैन्युफैक्चरिंग है और मैं इस फील्ड में 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ. मेरा कल्टीवेशन का काम है, वाइट कलेक्शन भी करवाता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करवाता हूँ. अभी फार्मेसी और फार्मर के बीच के जो ब्रिज बनना चाहता हूँ, इसके लिए थोड़ी सी बात ये कहना चाहता हूँ. जो भी करवाते हैं, जो फार्मिंग करते हैं, तो वो अभी जिस तरीके से करते कि पीछे आज मोरिंगा लगाया तो पूरे फार्मर ने उसके पीछे हर एक लोगों ने मोरिंगा लगा दिया. मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ. मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक फार्मर उनकी जो भी है स्टडी करे. आज मैं जो भी फार्मर को एक सलाह देता हूँ कि फार्मिंग करने के लिए 6 महीना, 1 साल और 3 साल पूरा उनका एक स्ट्रेटेजी है, उसी हिसाब से फार्मिंग करे. कोई एक के पीछे फार्मिंग ना करे. जो बॉर्डर है फार्मर का जो ये अपना बॉर्डर है वो बॉर्डर के आसपास करे. बॉर्डर के अंदर करीबन 5 से 7, 10, 12 जड़ी बूटियां लगती है. बॉर्डर के बाद ये अपना पूरा जो मैदान है, जो उनका फार्मिंग का जो काम है, जहाँ बड़े बड़े पौधे लगे हुए उसके अंदर भी कल्टीवेशन हो सकता है. बड़े पौधे भी लगा सकते हैं. तो एक चीज न लगाए, करीबन 10 से 12 यहाँ उसका कोई संयोजन करके जो जड़ी बूटी लगाए तो उसका फायदा ये होगा कि कभी किसी का रेट बढ़ गया, किसी का कम हो गया तो फार्मर का उसको फायदा मिल सकता है. अच्छा, दूसरी बात रही फार्मेसी वाले की. फार्मेसी वाले की कौन सी डिमांड है वो किसी को पता नहीं. तो वो सबसे बड़ी समस्या है. साल में ये जो कोई भी जड़ी बूटी है वो साल में 1 या 2 बार ही आती है. तो उसका कलेक्शन फार्मेसी का और फार्मर के बीच में बहुत ही बड़ा गैप रहा हुआ है. आज मुझे चाहिए वासा पत्ती और फार्मर ने लगाया है काली जीरी. अभी काली जीरी यहाँ लोगों ने गुजरात में इतनी सारी लगा दी तो अभी फार्मर को काली जीरी का दाम नहीं मिल रहा है. और जो मुझे वासा पत्ती अच्छी फार्मेसी को चाहिए तो उसको दूर जाना पड़ता है.
तो ये दोनों के बीच का जो गैप है ना, वो दूरी करना है बस, कैसे भी करके। तो इसकी जो भी जानकारी है, जैसे बायोडाइवर्सिटी में से सर ने बताया कि उनके वो जो अपने माधवराज जी ने कामकाज, ये सब बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने गाइडलाइन दी, बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जो जरूरत है, जो जड़ी बूटी, आज हमारी फार्मेसी में करीबन 250 से ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत है। उसमें से गुजरात में कलेक्शन, कल्टीवेशन या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 45 से ज्यादा आसपास में कुछ कल्टीवेशन है, यहाँ तो रॉ मटेरियल्स आती है। और बाकी की जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वो पूरे हिंदुस्तान से लेनी पड़ती है। तो ये जो जड़ी बूटी लेने के लिए हमको जाना पड़ता है दूरी पर, तो उसकी कलेक्शन में या तो क्वालिटी में बहुत सारे डिफरेंस आने लगे, एडिशन भी ज्यादा आने लगे। तो ये भी फार्मर को हमें बताना है कि भी हमें ये जड़ी बूटी इस तरह से लगानी है या तो इस तरह से लेनी है। तो ये सब बहुत सारी चीजें बहुत मायने रखती है। तो अभी फार्मेसी और हम लोग ये चाहते हैं कि कोई जैसे उदयपुर में या तो नीमच में मंडी लगी हुई है, तो गुजरात में भी ऐसी कोई मंडी लग जाए तो फार्मर को वहां वो मंडी में जाके वो सेल करे और फार्मेसी वाले वहां से भी परचेस करे, ऐसी कोई सुविधा बन जाए। आज मैं बताऊं कि भी आज हमारी तुलसी आती है तो 3 या 6 महीने के क्रॉप में आती है, अभी उसका स्टोरेज करना फार्मर को पॉसिबल नहीं है और फार्मेसी वाले की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो मटेरियल कहाँ रखेगा? तो उसका भी कोई अंदाजा हो जाए। जैसे स्टोरेज डिपार्टमेंट बड़ा बड़ा कंपनियों में जो बनाते हैं, या तो गवर्नमेंट ऐसी कोई सुविधा करे तो उसका भी बहुत अच्छा सा फायदा हो सकता है। तो ये सब जुड़े हुए बातचीत में हम लोग एक सोच रहे हैं कि भी फार्मर को अच्छी तरह से ध्यान दे और फार्मेसी के जितने भी अपने वेंडर्स हैं, गुजरात में 600 कंपनियां हैं, इतनी 600 कंपनियां हैं, हर एक की अपनी 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 जरूरतें हैं, लेकिन वो जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। तो उसके लिए जो चाहिए उसी का ही कल्टीवेशन कराएं, तो आज फार्मर भी काम में आ जाएगा और फार्मेसी वाले को भी काम में आ जाएंगे। ये बस सबसे ज्यादा मुझे यही कहना था कि भी ट्रेडर्स और फार्मेसी दोनों और फार्मर के साथ जुड़े रहे और फार्मर की जो रिक्वायरमेंट किस तरह से करनी है वो भी हम बताएं, तो ये सबसे ज्यादा बहुत अच्छा काम हो पाएगा। बस ये मेरा एक सबसे ये विनती थी कि भी इसके लिए अपने फार्मर से बना के आगे बढ़ते रहे। या रमेश भाई, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ दक्षेश भाई, हाँ, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ये बेसिक આજની મીટિંગનો બેસિક હેતુ જે છે कि एक तरफ किसान को चाहिए तो मार्केट नहीं मिल रहा है, हाँ, और फार्मेसियों को दूसरी तरफ जो चाहिए वो मटेरियल नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हाँ, अब उसके लिए महत्वपूर्ण कड़ी है ट्रेडर्स की। जब तक ये ट्रेडर्स की कड़ी मजबूत और एक सिस्टम तंत्र की तरह काम नहीं करे, तब तक ये दोनों एंड्स को मिलाना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, हम लोग गुजरात मेडिसिनल प्लांट की बोर्ड की तरफ से दोनों के टच में आए हैं। सही बात है। किसानों के टच में जो आपने कहा वो बिल्कुल हकीकत है। वो बोलते हैं कि ठीक है जो चाहो हम उगा देंगे, लेकिन हमें ये बताओ बेचेंगे कहाँ और किस दर पे बेचेंगे, कोई प्राइमरी कमिटमेंट हो चाहिए। दूसरी तरफ फार्मेसी के टच में आए तो उनका कहना यह है कि हम अपना मटेरियल परचेज करना चाहते हैं, पर हमें एश्योरेंस मळवी જોઈએ कि हमें क्वालिटी मटेरियल जब चाहें और जितना मળી રહેશે એની ગારંટી આપો। હવે ये किसान नहीं આપી શકે। એટલે ये ट्रेडर ना वच्चे आपे बहुत सारी बात करी છે। ये निमचनी જે વાત કરી, मैं अभ्यास कराયું निमच मंडीનું અને सोच्યું હતું જે આપે સલાહ આપી હતી ને કે ગુજરાતમાં બી નિમચની લાઈન પર કોઈ મંડી ડેવલપ થવી જોઈએ। तो જે આપણે જે એપી માર્કેટિંગ ये છે ને એપીએમસી એના સાથે એક મીટિંગ કરેલી હતી અને એ મેસેજ આપેલું હતું કે ભાઈ નિમચની લાઈન પર આપણે આગળ बढ़ીએ। અને નિમચ में શું છે કે ગવર્નમેન્ટ અને એપી જે કોઓપરેટિવ છે એનો સહિયારો પ્રયાસ છે। એટલે એક સબસિડી આપવાનું, ખેડૂતોને મોટિવેટ કરવાનું, લાયસન્સ ટ્રેડર્સને આપવાનું, એ બધી બાબત ગવર્નમેન્ટ જોવે છે। પછી એને જે ગોડાઉન में મૂકવાનું, ડ્રાઇંગ કરવાનું, એનો ગ્રેડિંગ કરવાનું, સારો પેકેજિંગ કરવાનું,
જેમ શૈલેષભાઈએ વાત કરી કે બહુ અગત્યની વસ્તુ છે એ કોઓપરેટિવ જોઈએ છે અને પછી ઓપરેટર્સ ત્યાંના અને ત્યારે ये જે સિસ્ટમ બન્યું છે નિમચનો એક બહુ छोटी सी જગ્યા है નિમચ એક સારામાં સારી મેડિસિનલ પ્લાન્ટ માટેની મંડી ગણાય છે તો ગુજરાતમાં એક પણ કોઓપરેટિવ હજુ સુધી સામે આવી નથી કે ગવર્મેન્ટ સાથે સહિયારા પ્રયાસ કરવા કોઓપરેટિવ થોડું મને લાગે છે કે કંઈક એપ્રિહેન્શન છે જોડાવા માંગતી નથી એક પણ મંડી આગળ આવે તો મને લાગે છે વિન વિન સિચ્યુએશન થશે આ જોઈએ અમુક લોકો આગળ આવે છે અને આપે જે મંડીની વાત કરી ને પેલી સજેશન આપ્યું હતું મંડી ડેવલપ કરવા માટે જીએમપીવી મારફતે સહાય પણ મળે છે મતલબ જિલ્લા લેવલની મંડી ડેવલપ કરો તો 2 કરોડ સુધીની સહાય મળે અને રૂરલ હાટ કરો તો 20 લાખ સુધીની સહાય મળે એવી જોગવાઈઓ પણ છે પણ છતાં એક પણ મંડી કોઈ આગળ આવે તો એ એક્સપેરિમેન્ટ કરી શકાય અને ભારત સરકાર હવે સામે જોઈ રહી છે કે નિમચલી લેન્ડ पे ઓછામાં ઓછા 5 મંડી ભારત में આગળ આવે પણ એ આગળ ત્યાં કોને એ મળશે લાભ એને મળે છે જે કોઓપરેટિવ સામે આવે તો ટ્રેડર મિત્રોને અને કોઓપરેટિવ એના મારફતે મારી રિક્વેસ્ટ કરવાની કે કોઈ બી કોઓપરેટિવ જો ટચમાં હોય એ જે પહેલે આવે એને એનો લાભ મળી શકે પણ એના માટે ગવર્મેન્ટ પોતે ગુજરાત ગવર્મેન્ટ કોઈ પણ પોતે આના માટે જો આગળ તત્પર થાય ને કે ક્યાંક એવી એપીએમસી માર્કેટ ઊભી કરે ને તો પબ્લિક અને ફાર્મર અને ટ્રેડર્સ બંને જોડાવા તૈયાર થાય પણ શું છે હજુ લોકોને ડર કાઢવો પડશે એટલે ગવર્મેન્ટ સાથે જોડવા માટે એક પ્રોબ્લેમ એ છે કે કોઓપરેટિવ ગવર્મેન્ટ સાથે જોડવામાં થોડું સી અચકાય છે એ એક મુસીબત છે અને ગવર્મેન્ટ પર આગળ बढ़વા ગુજરાતની થોડીક પાછળ પડે છે એ આવી બાબતમાં જે છે ને સોચે છે કે એ ક્યાં મહા મુસીબત આવી પણ અત્યારે અમારી ફાર્મસી અત્યારે એટલી આજે દરેક ફાર્મસીને પોતાને સારું રો મટીરિયલ જોવે છે બરોબર છે તો આજે દરેક જણા પોતાના કલેક્શન ક્યાંક ને ક્યાંક સ્ત્રોત ઉભા કરીને પરચેસ કરે છે એક્ઝેક્ટલી પણ ગુજરાતમાં થતી વનસ્પતિ જે છે જે આખા ઇન્ડિયામાં સેલ થાય છે તો એ ગુજરાતનું વનસ્પતિનું કલેક્શન પણ આપણે કરીએ ને તો પણ બહુ મોટું કામ થાય એવું છે એમે વાત કરીએ એ ચર્ચા થઈ જાય ત્યારે હું વાત કરું કે કેવી રીતે આપણે આગળ વધી શકીએ હા ઓકે થેન્ક યુ દક્ષેશભાઈ હવે આજના આપણા છેલ્લા વક્તા છે આમ તો ડોક્ટર મીનુ પરબિયા સાહેબ સૃષ્ટિના એડવાઇઝર પણ છે અને બહુ મોટા વનસ્પતિ શાસ્ત્રી ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓ માટે અને ઘણી બધી પ્રયોગશાળાઓ માટે એમની સલાહો અને પ્લાન્ટ આઈડેન્ટિફિકેશન માટે સૃષ્ટિ અને હનીબી નેટવર્કની બધી સંસ્થાઓ એમના ઉપર અમે લોકો નિર્ભર છે વર્ષોથી અમારા માટે તો એ ગુરુ સમાન રહ્યા છે એટલે પરબિયા સાહેબ પ્લીઝ સર ખૂબ ખૂબ આભાર રમેશભાઈ પ્રોફેસર ગુપ્તા the other speakers બધા આજે હાજર છે શ્રી જગદીશ પ્રસાદજી માફ કરજો કારણ કે વચ્ચે વચ્ચે અંગ્રેજીમાં ચડી જવાય રોજની બોલવાની ટેવ છે એટલે પણ સંભળાય છે બધાને आवाज आवे है हिंदी में बोलेंगे तो मीनू भाई अगर हिंदी में ज्यादा लोग पहुंचेगी बात ठीक है हिंदी में बोलूंगा हाँ वैसे मेरी हिंदी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है बहुत बढ़िया है अच्छा जी तो सुनाई दे रहा है ना हाँ हाँ अच्छा ठीक है हाँ तो सबसे पहले जो है कि आज की जो बात हुई काफी बढ़िया जो मुद्दे जो है उसमें से उभर के आ रहे हैं मैं सबसे पहले कुछ प्लांट्स का जिक्र करूंगा कि जो गुजरात में उगाने लायक है और जो करने लायक है अभी संशोधन की बात मैं यहाँ अभी नहीं करूंगा क्योंकि वो जो है प्रसाद साहब के साथ जब बैठेंगे तब उसके लिए बात करेंगे एक तो जो ट्रीज जिसमें है यानी बड़े दरख्त वृक्ष जो है तो एक अशोक वरुण रगत रोहिड़ो और कांचना ये जो 4 जो पेड़ है वो इतनी ज्यादा तादाद में अभी गुजरात में पाए नहीं जाते हैं
जो फार्मेसी से हैं वो साहब भी मेरे से सम्मत होंगे कि अशोक की जो छाल मिल रही है वो सही में अशोक है कि नहीं वो कोई जानता नहीं। कुछ तादाद में वो श्रीलंका से हम इंपोर्ट कर रहे हैं भारत में, बाकी भारत के किसी भी जंगल के अंदर वो अशोक का ट्री अभी बचा नहीं है। गार्डन्स में है, गुजरात के कई गार्डन्स के अंदर आपको अशोक का वृक्ष पाया जाता है, यानी एग्रोक्लाइमेटिकली वो सुटेबल है, अशोक हो सकता है, लेकिन वो प्लांट करना चाहिए और उसके बारे में कुछ और भी बातें करनी होनी चाहिए कि भाई उसके अंदर जो कंटेंट है वो ठीक है कि नहीं। तो वरुण, रघुथुड़ और कांचनार, और इसके अंदर जो साहब ने आगे बताया कि जो कलेक्शन है वो डिस्ट्रक्टिव है। बार ज्यादातर आदिवासी लोग मेन जो उसका तना है उसी के ऊपर से बार निकाल करके आते हैं, तो वो रिंगिंग हो जाता है। कुछ हद तक जो रिपेयर पेड़ अपने आप कर लेगा, बाकी जो है वो कर नहीं कर पाता, और कुछ साल के अंदर पूरे के पूरा जो पेड़ है वो मर जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि भाई जो साइड ब्रांचेस है वो रिन्यूएबल है, तो साइड ब्रांचेस को निकालो, उसमें से बात निकालो, वो भी काफी बढ़िया चीज है, और जो मेन ट्रंक है उसको आगे बढ़ने दीजिए। देखिए जो सिनेमोन यानी तज, दालचीनी जो हम कहते हैं, तो सबसे बढ़िया दालचीनी वो होती है जो छोटी सी ब्रांच के ऊपर से निकाली जाए, जो पतली होती है बिल्कुल, और एक मिक के अंदर वो जुड़ी हुई होती है। जो बड़ी वाली है वो उसको अच्छी नहीं मानी जाती दालचीनी। तो इसी तरह से ये जो साइड ब्रांचेस जो है, जो उसकी जो टहनी है उसके ऊपर से जो बात निकाली जाए तो पेड़ को नुकसान कम होगा। ये सब खेडूतों को ये करने के लिए बात है। जो गुंद की बात बताई एक्सुडेट की, वो भी बहुत बढ़िया है। हमारे साउथ गुजरात के अंदर जो बड़े पाम है, पामीरा पाम जिसे बोलते हैं, बोरासस, और खजूरी के पेड़ काफी है, और दोनों पेड़ों के अंदर से नीरा ताड़ी निकाला जाता है, और एक एक पेड़ करीब कम से कम 30 से 35 साल तक वो जो है धुसता रहता है और उसमें से नीरा पाया जाता है, वो पेड़ मरता नहीं। यानी ट्रेडिशनली लोगों ने ऐसी पद्धति का विकास किया है कि उसके अंदर से एक्सुडेट निकालने के बाद भी वो मरता नहीं। तो अगर वो लोग के पास अगर है तो उसका प्रचार होना चाहिए, या तो फिर हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से खुद उसका कुछ संशोधन किया जाना चाहिए। मुझे पता है कि कुछ साल पहले, यानी करीब 35-40 साल पहले की बात करता है वो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहन राम थे, तो उन्होंने कुछ एक केमिकल तैयार किया था कि जो कॉमीफोरा के ऊपर वो लगाया जाए तो उससे वो एक्सुडेट ज्यादा मिलता है। अगर वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वो जो पेड़ है पूरे का पूरा पेड़ मर जाता है। आज भी है वो 7 साल का पेड़ हुआ, एक्सुडेट हमने निकाल लिया और फिर प्लांट मर गया, वापस आपको उसकी राह देखनी पड़ेगी। तो ये जो ऐसी जो कुछ पद्धति है कि जिसके अंदर वो नॉन डिस्ट्रक्टिव हो और उसके अंदर से आपको प्रोडक्ट मिल सके, तो वो बहुत बढ़िया है। ऐसी ही चीज वो अंडरग्राउंड पार्ट के अंदर भी है। कई अंडरग्राउंड पार्ट जो ऐसे है कि जो एक बार निकाल लिया आपने, शतावरी निकाल लिया, श्वेत मुसली निकाल लिया, तो वो पौधा मर जाएगा। तो कुछ आदिवासियों को भी ऐसी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, कुछ एजुकेशन होना चाहिए कि भैया आपके बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ के जाओ। अभी ठीक है पैसे कमाना है, अच्छी बात है, लेकिन जो है बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ के जाओ कि उनको भी कुछ मिल सके आने वाले सालों में। तो ये कुछ करने की जरूरत है। मेरे मन में अगर मुझे पूछा जाए तो वो, वैसे मैं जानता हूँ कि पूरे देश के लिए वो मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए तो मैं तो ये कहता हूँ कि जंगल में से कुछ भी लेने नहीं देना। अगर आप प्रदेश में देखेंगे कोई भी बड़े यूरोप के या अमेरिका के कोई भी इसमें स्टेट के अंदर, तो जंगल से आपको खुद को कुछ वापरना है तो ले सकते हो, लेकिन अगर आपको उसमें से पैसे कमाना है, कमर्शियल यूज करना है, तो आपको खुद उगा लेना पड़ेगा, आपको उसको परमिशन नहीं मिलेगी अंदर से जंगल से एक्सप्लोर करने की। मैं जानता हूँ कि हमारे देश के अंदर कई परिस्थितियां ऐसी है कि जिसके अंदर ये नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इतना हमारे हाथ में है कि ट्राइबल लोगों के अंदर हम कुछ ऐसा एजुकेशन दे कि जिसकी वजह से ये जो डिस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ कलेक्शन है वो हो जाए, कम हो जाए। तो ये जो है हमने कुछ ये बता दिया। दूसरा जो है सहकारी मंडली की बात हुई, बहुत बढ़िया बात है। मेरे मन में भी ये जो चल रहा था, गुजरात इज पायोनियर एक्चुअली कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए। दूध की जो बात है वो आप सब जानते हैं, जो कुरियन साहब ने करके दिखाया कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंदर, और आज जो है दूध के लिए गुजरात का नाम जो है सर्वोच्च है, सभी आप देख लिए जाए। और बाकी जो जंगल कामदार सहकारी मंडली है उसके अंदर कोऑपरेटिव्स के ने बहुत अच्छा काम किया।
जो हमारी एपीएमसीज है वो भी बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन ये मेडिसिनल प्लांट्स अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरे ख्याल से वो हम सरकार के ऊपर ध्यान करके बैठे वो भी ठीक नहीं है बात, क्योंकि सरकार क्या करेगी? ये एपीएमसी का उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर बना करके आपको दे दिया, बाद में ये तो कोऑपरेटिव की बात है कि जो अपने आप उसको जो है उसका चयन करे, उसका अच्छी तरह से मैनेज करे। तो उसके अंदर जो पब्लिक है वो खुद को आगे आना चाहिए कि भाई हम किस तरह से करें। तो जो खेडूत है, जो फार्मर्स है, जो लोग अभी कल्टीवेशन कर रहे हैं, वो सब आगे आकर के कुछ इस तरह से सहकारी मंडली करे और उनको को फोर्स करे कि भाई हमारा भी उसके अंदर होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे जंगल में आदिवासी ने कुछ इकट्ठा कर लिया, जो उन्होंने गुंद के बारे में जिक्र किया, और हम कई साल से देख रहे हैं कि वनस्पति वो ला करके वो रास्ते के ऊपर खोल करके रख देते हैं सुखाने के लिए। तो अंदर चूहा भी जाएगा, चूहे की जो है लिंडी भी अंदर पड़ेगी, उसके बाल भी गिरेंगे, पक्षी वो जो पंछी आकर के उसके ऊपर बैठता है वो जो अंदर से जीवात होकर खा रहा है, तो पंछी के भी जो है वो जो हगार पड़ेगी, उसके जो पेट पड़ेंगे। तो ऐसी कई चीज एक्सट्रेनियस मटेरियल जो है वो उसमें पाया जाता है। हम जब भी कोई मटेरियल बाजार से लाते हैं, हमारे बच्चे लोग रिसर्च करते थे और माइक्रोस्कोप के अंदर जब उसका पाउडर रखते थे, तो उसके अंदर कितनी भी ऐसी चीज है कि जो खाने लायक चीज नहीं है। उसका जो माइक्रोबियल लोड है वो भी काफी बहुत बड़ा होता है। और इसकी वजह से जब हमारी मटेरियल या तो प्रिपेयर्ड मेडिसिन बाहर जाती है, एक्सपोर्ट होती है, तो वहां से रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर बाल पाए जाएंगे, पक्षी के जो है पीछ पाए जाएंगे। तो ऐसी चीज तो चलेगी नहीं। एस बहुत होती है उसके अंदर, यानी जो नॉन एसिड सोल्यूबल एस, यानी उसका मतलब ये है कि धूल पड़ी हुई है अंदर। अगर वो मटेरियल के साथ धूल ज्यादा आओगी तो जब एस बनाएंगे तो एसिड इनसोल्यूबल एस यानी सिलिका जो है वो ज्यादा निकलेगी। तो ये उसके ऊपर से ये ऐसे जो कुछ क्राइटेरिया है वो प्रोसेसिंग के लिए तय करना हो चाहिए और आदिवासी को सिखाना हो चाहिए। एक मेरा बहुत सालों से एक ड्रीम रहा है कि हमारे गांव के, गुजरात के कई जो है जंगल वाले जो गांव है उसमें 4-5 गांवों के बीच में, क्लस्टर के बीच में एक ऐसा छोटा सा प्रोसेसिंग यूनिट बनाया जाए कि जिसके अंदर एक सोलर कुकर हो। तो आदिवासी लोग अपनी प्रोडक्ट लेकर के आए, या तो फार्मर्स जो पका जिन्होंने पकाया है वो भी लेकर के आए, उसको सुखा ले वहां पर, तो आराम से सूख जाएगा और अच्छी तरह से उसकी प्रॉपर्टी भी बनी रहेगी और कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि ज्यादातर जो पत्ते और फूल वाली जो चीजें होती है उसको धूप में नहीं सुखाते, उसको छाया में सुखाना पड़ता है। अगर धूप में सुखा लिया तो उसका प्रोडक्ट सब बर्बाद हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट रेज उसको निकम्मा कर देगी। तो उसके लिए सोलर कुकर के अंदर धूप नहीं गिरेगी, खाली गर्म हवा से आप उसको सुखा सकते हैं। तो उसका कोई व्यवस्था होनी चाहिए। और फिर बाद में एक पल्वराइजर, क्योंकि जो पत्ती वगैरह जो है आप देखो तो बड़ी बड़ी गुनी के अंदर जाएगी, पैकिंग अच्छी ठीक से नहीं हो पाएगा, तो एक पल्वराइजर वहां पर रख जाए और उसका पाउडर बना करके दे दिया जाए। अभी प्रेजेंट जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस है, वो एक जो हमारी नीति की बात रमेश भाई ने बताई थी कि नीति में क्या फर्क हो सकता है किस चीज की वजह से ये फैसिलिटेट ठीक से हो जाए। तो एक बात ये है कि भी पाउडर को दवा ही मत मानो, पाउडर एक खाली वैल्यू एडिशन है और उसके लिए वो एक फैसिलिटी है। अगर पाउडर को भी आपने दवाई की मैन्युफैक्चरिंग की लिस्ट में डाल दिया तो जो है वो फार्मर से वो नहीं कर पाएगा, फार्मर से आदिवासी लोग हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो अभी तो ये हाल है कि अगर आपने पाउडर बना दिया तो आपने दवाई बना ली, ऐसा माना जाता है, और उसके लिए जो है फिर बाकी सब रूल्स रेगुलेशंस उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो ये कुछ अंदर होना चाहिए। दूसरा एक जो माहिती केंद्र जैसे उसका भी जिक्र हुआ कि सृष्टि कैन सर्व एज अ हब, कोई एक सेंट्रल एक संस्था हो कि जहां कोई भी खेडूत आकर के पूछे और उसको सही बात की जवाब मिल जाए। अभी जो है वो इसके लिए जो है हम सब मिलकर के सृष्टि को जो है वो सक्षम करना होगा कि जिसकी वजह से जो कोई भी आए तो कोई भी एक सिंगल विंडो की जो बात सरकार कई बार कर रहे हैं, तो ऐसा कोई हो जाए कि सिंगल विंडो के अंदर से इंफॉर्मेशन मिल जाए। और ये जो मंडी की बात तो हुई ही है, तो वो एपीएमसी की बात भी हमने कर लिया। दूसरा जो है जो खेडूत जब उगाता है और जब बेचने जाता है, तो जैसे कहा कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, तो जो मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन ऐसा हो रहा है, हमने देखा है। जो फार्मेसीज है वो सिंडिकेट बना लेती है, अंदर तुरंत बातें पहुंच जाए कि ये कोई आदमी है एक ट्रक भर करके सतावरी लेकर के आया है, मैंने इतना भाव कहा है, अब भाव बिगाड़ना नहीं।
तो बाकी सब जो है वही भाव बनाएंगे, या तो उससे कम बनाएंगे, फिर एक ले लेंगे और फिर बांट लेंगे। तो ये जो ये है वो परस्पर विश्वास की जो भावना है वो इसमें रहती नहीं। तो खेडूत और जो खरीदने वाले हैं उसके बीच में परस्पर जो है विश्वास की भावना क्रिएट हो, ऐसा करना भी मेरे ख्याल से एक शिक्षक के हिसाब से मैं तक मेरी भी ये जिम्मेवारी कि उसको करे और वो विश्वास उनके लिए पैदा करे कि भाई खेडूत को ये लगे कि मुझे ये ठगेगा नहीं, और फार्मेसी को ये लगे कि भाई मेरे से ज्यादा पैसा नहीं ले रहा है, और उसको भी जो है तो उसको भी थोड़ा खाने दो, आपका जो प्रॉफिट है थोड़ा मार्जिन कम होगा, लेकिन जो फार्मर अगर नहीं जिएगा तो आपको मटेरियल मिलने वाला नहीं है। तो इसके बारे में भी कुछ होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है कि जब फार्मर्स लेके जाता है तो एक यूनिवर्सल जवाब होता है, आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है। अब फार्मर बेचारा क्या मानेगा कि वो क्वालिटी ठीक है कि नहीं, जैसे फॉस्फोलिन के बारे में उन्होंने बताया सामने। तो उस तरह से कुछ जो हर फार्मर जो है अपनी प्रोडक्ट जब रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल के टेस्टिंग करवा ले, उसके अंदर उनके जो मार्कर कंपाउंड है जो आईसीएमआर ने अभी तो तय किए है, आईसीएमआर ने काफी करीब अभी तो 23 तक पहुंच गए, 23 वॉल्यूम निकाला है जिसके अंदर अपने इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स का क्वालिटी स्टैंडर्ड उन्होंने तय किए हैं। तो उसके हिसाब से उसका ये फार्मर से चार्ज ले लिए जाए, उसी तरह से जो ये है फार्मेसी उससे भी चार्ज लिया जाए। तो जो लेबोरेटरी है लेबोरेटरी को भी रन करना है, तो आप ये तो नहीं माने कि सरकार उसको हर वक्त जो है उसको सब्सिडाइज करती रहे। सुबह में वो शुरुआत में वो मदद करेगी, जैसे प्रसाद साहब ने बताया कि 30 लाख यानी 30%, 1 करोड़ का आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 30 लाख सरकार भुगतेगी। तो कुछ हद तक वो आपका रिस्क फैक्टर दूर कर रहे हैं, लेकिन बाद में अगर लेबोरेटरी को रन करना है तो पैसे तो सबको देना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से वो इसके लिए कुछ कोई इतराज भी नहीं होगा। अगर टेस्ट किया तो उसके पैसे जो है वो उसको लेबोरेटरी को मिलेंगे, तो वो सेल्फ सस्टेन लेबोरेटरी होगी। तो उसके मार्कर कंपाउंड भी वो खरीद सकेंगे। मार्कर कंपाउंड कितने महंगे होते हैं वो तो जो लेबोरेटरी चलाते हैं उसी को पता है कि वो 1 मिलीग्राम के लिए कभी कभी 20-25 हजार रुपये देने पड़ते हैं। तो ये मार्कर कंपाउंड भी मिलना बहुत ईजी नहीं है। तो एक बार लेकिन सेट हो गया तो फिर बाद में वो चलता रहेगा। तो फार्मर्स अपनी लेबोरेटरी के अंदर वो देगा, उसके मार्कर कंपाउंड की क्वांटिटी वो उसको पता चल जाएगी, उसके अंदर पेस्टिसाइड रेसिड्यू है कि नहीं, हैवी मेटल है कि नहीं, रेडियो न्यूक्लियस है कि नहीं। अगर इतना मिल गया तो कोई भी फार्मेसी जो है वो सर्टिफिकेट लेकर के उसको परचेस कर लेगा, और फिर बाद में जो है फार्मेसी के लिए भी ठीक रहेगा, उनकी प्रोडक्ट भी वो ठीक रहेगी। तो अगर इस तरह से कुछ व्यवस्था हो जाए, और फार्मेसी को बताना पड़ेगा कि उनको क्या क्वालिटी चाहिए, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी उनके लिए क्या है, अगर वो बता दे तो फिर उसके ऊपर से फार्मर्स की जो है वो भी कर सकते हैं। जो एक दूसरी एक बात मेरे मन में आ रही है, जो शहरों के अंदर हमारे रास्ते हैं उसके अंदर रोड डिवाइडर्स हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ कि सब जगह पे कोनोकार्पस नाम का जो हैलोफाइट वो लगाया जा रहा है, क्योंकि वो मरता नहीं, पानी उसको ज्यादा नहीं चाहिए, ना तो खाद चाहिए, और हमेशा 12 महीना वो हरा लगता, दिखने में बहुत सुंदर है। तो सब जगह पे कोनोकार्पस लगा दिया है। मैं इन लोगों को कहता कि भाई हमने कई बार प्रदेशों में देखा है कि रास्ते के बीच में की जो रोड डिवाइडर्स है उसके अंदर वो एलोवेरा लगा देते हैं। तो हम एलोवेरा है, ब्राह्मी है, नगोड़ है, जासूद है, जो ऐसे जो पौधे वो क्यों नहीं लगाए। तो जब मैंने ये बताया तो एक साहब जो थे गार्डन देख रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई लोग तोड़ जाते हैं। मैंने बोला आपको क्या हर्ज है, लोग को तोड़ने दो ना। अगर किसी को एलोवेरा का आपका घर में उपयोग करना है तो उसको ले जाने दो। आप करोड़ों रुपए खर्च करके आप हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी सिविल हॉस्पिटल या बड़ी हॉस्पिटल, डॉक्टरों का खर्चा दे रहा है। अगर यहाँ पर कई जो है लोग खुद अपने आप इस्तेमाल करते हैं तो ये इट इज एडिशन टू द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, वो मिशन का भाग है, तो उसको ले जाने दीजिए। हाँ होगा वो कुछ ज्यादा चाहिए, 5 ग्राम की जगह 10 ग्राम ले जाएगा, लेकिन वो आप वापस लगाइए और उसको एक जो है पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम का भाग बना करके उसको देने दीजिए, उसमें लगा दीजिए। दूसरा जो है खेडूत को पता नहीं है कि उसका कब हार्वेस्टिंग करना है, खास करके अश्वगंधा सेना में ऐसा होता है, वो जो कालमेघ है एंड्रोग्राफी इसमें भी होता है, किस मौसम में किस स्टेज के अंदर उसका हार्वेस्टिंग करना है वो उसको पता नहीं। हार्वेस्टिंग करने के बाद उसका प्रोसेसिंग ठीक से किस तरह से करना है वो भी पता नहीं। तो इसके बारे में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के जो संशोधन किया जाए और खेडूत तक ये बात मिलनी चाहिए। दूसरा ये है कि खेडूत को उगाना है
लेकिन उसको हम ये नहीं बता सकते कि आपको 1 एकड़ में से कितनी जो है उत्पाद मिलेगा और उसमें से कितने पैसे मिलेंगे, क्योंकि जो भाव का जो है, जैसे क्या बताया, वो पूरा आसमानी सुल्तानी है। जैसे प्याज का भाव कभी 100 रुपये किलो हो गया, फिर वो सब खेडूत उसके पीछे पड़ जाएंगे, तो 5 रुपये किलो भी नहीं बिकता। ऐसा आंवले के बारे में कुछ साल पहले हमारे उत्तर गुजरात में हुआ था। तो इस तरह से क्या करना चाहिए उसके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग और जो मिनिमम सेल प्राइस की भी बात हुई, तो वो भी होना चाहिए। कई बार जो खेडूत लोग कुछ और धान उगाते हैं, कुछ भी उगाते हैं, वो उगाने के बाद खेत के अंदर पोस्ट हार्वेस्ट वीड के हिसाब से कई वनस्पतियां उगती है। तो अगर खेडूत को, अगर आप उसको इस तरह से उकसा सके कि भाई आप ऑर्गेनिक के ऊपर जाओ, तो आपके ये जो पोस्ट हार्वेस्ट वीड है उसके भी पैसे आपको मिल जाएंगे। जैसे गोरख मंडी है, वो उसके बाद में होता है। जो भोई आंवली है, जो है लीवर के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है, वो वहां पर इस तरह से उगता है। तो ऐसी कई वनस्पतियां जो है वो पोस्ट हार्वेस्ट वीड के हिसाब से उगती है। तो अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो ये वीड का उपयोग भी आप ठीक सर से कर सकते हो। तो ये जो मेरे ख्याल से, और दूसरा जो है मूल्य वृद्धि जो करते हैं, तो उसमें एक बात तो ठीक है कि भाई पाउडर का मैंने जैसे बताया। दूसरा, एक गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तो हमारे आयुर्वेद के अंदर कई आसव अरिष्ट वगैरह हैं, लोग अपने घर में भी आसव अरिष्ट बना लेते हैं। तो आसव अरिष्ट अभी प्रोहिबिटिव की लिस्ट में है, बैन नहीं है, प्रोहिबिशन है। जैसे भांग और अफीम है, वो भी प्रोहिबिटेड है, तो उसके ऊपर बैन नहीं। तो ये जो है परमिशन लेकर के खेडूत जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश में अफीम की खेती करते हैं। और उत्तर भारत में भांग तो अपने आप होती है, लेकिन भांग की खेती के लिए भी अभी कई खेडूत ने अपना जो है इंटरेस्ट दिखाया है। तो उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए कि भी ऐसी प्रोहिबिटिव आइटम है तो उसके लिए भी कुछ करो, और ये जो आसव अरिष्ट है उसको कम से कम प्रोहिबिटिव जो है उसकी लिस्ट में से निकाल दिया जाए। और 5% जितना ज्यादा से उससे ज्यादा तो अल्कोहल उसमें होता नहीं। तो ऐसा कुछ अगर आप सरकार को कह सके, गुजरात सरकार या तो तमिलनाडु जहाँ पर प्रोहिबिशन है, कि आसव अरिष्ट को प्रोहिबिटिव आइटम की लिस्ट से, अल्कोहलिक की लिस्ट से निकाल दिया जाए, तो वो कर सकते हैं। और कई जो सिंपल फॉर्मुलेशन है, जैसे त्रिफला है, तो वो फार्मर खुद बना सकता है, या तो जो रसायन चूर्ण है वो खुद बना सकता है। उसके लिए कोई बहुत बड़ी फार्मेसी और उसकी देखभाल की जरूरत नहीं है। एक बार अच्छी तरह से फार्मर्स को ट्रेन कर दिया, तो ऐसी छोटी सी जो फॉर्मुलरीज है वो बनाए, तो उसका जो है मूल्यवर्धन उसमें काफी होगा और फार्मर्स को उसमें से काफी फायदा उसमें से मिल सकेगा। आज का जो है आपने मुझे तक दिया, उसके आपसे मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ, और यहाँ पर कोई और प्रश्न होंगे तो बात करेंगे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मीनू भाई। रमेश, अगर कोई प्रश्न है तो ले लिया जाए अभी। सर कुछ सवाल आए हैं। हाँ जी। जैसे पूजा पटेल है, उन्होंने पूछा है कि भाई शतावरी के बारे में बताइए। शतावरी उनके पास पड़ी है। शतावरी उनके पास है, मार्केट उनके पास नहीं है। ऐसे ही चेतन कुमार महुआ तेल, महुआ डोरिયું મહુડાના ડોળીનું તેલ ચેતન કુમાર પાસે છે। પ્રતિકભાઈ પાસે એલોવેરા છે 20 એકર વીઘા। એટલે એલોવેરાના તો બહુ બધા ખેડૂતો છે કે જેમને એલોવેરા વાવી દીધું છે, પણ હવે એમને ખબર નથી કે એનું બજાર શું હશે। જેમ દક્ષેશભાઈએ અને શૈલેષભાઈએ પણ કીધું કે તમારી પાસે બજારની શ્યોરિટી ના હોય એ ચીજ વાવવું ના જોઈએ। ઘણી વખતે કંદ અને બીજ વેચવા વાળા લોકો લોભામણી જાહેરાત કરીને ખેડૂતને આપી દેતા હોય છે અને એમાં ખેડૂત ફસાતો હોય। એનું એક ઉદાહરણ એલોવેરામાં તો સતત અમારી સામે આવી રહ્યા છે। છેલ્લા થોડા દિવસમાં આપણે જે આપણું જે મેડિસિનલ પ્લાન્ટનું જે ગ્રુપ બનાવ્યું છે, જેમાં 500 જેટલા મેમ્બર છે, એમાં વધારે રિપીટ જો કોઈ સવાલ આવતો હોય તો એલોવેરાનો આવી રહ્યો છે કે અમારી પાસે એલોવેરા છે, બજાર ક્યાં। એટલે બધા મિત્રોને મારી વિનંતી છે, જે લોકો પણ સાંભળી રહ્યા છે, કે તમે જ્યારે પણ કોઈ મેડિસિનલ પ્લાન્ટની ખેતીનું વિચારો છો તો એની સામે જ્યાં સુધી બજારની શ્યોરિટી ના હોય ત્યાં સુધી ખેતરમાં ના વાવવું જોઈએ। પણ જેવી રીતે પરબિયા સાહેબે અને દક્ષેશભાઈએ કીધું કે તમારે શેઢા પારેની જે જગ્યા છે એમાં જ કરવું જોઈએ ને એમાંથી તમને સારો રિસ્પોન્સ મળે તો તમે એને ખેતરમાં લઈ જવાનું આપણે પ્લાનિંગ એ કરવું જોઈએ। પછી આયુર્વેદિક ફાર્મિંગ માટેનું ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ રાખવો, ઇન્ડસ્ટ્રી તો ખબર। એક સૂચન એ પણ આવ્યું છે કે ભાઈ આયુર્વેદિક ફાર્મિંગ માટેનું એક ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ આપણે રાખવું જોઈએ। નેક્સ્ટ સેશન આપણે જ્યારે પણ કરીશું ત્યારે આણંદ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના જે સાયન્ટિસ્ટ છે એમને આપણે અલગ અલગ ક્રોપ ઉપર એનું આપણે એક વેબિનાર એનું અલગથી કરીશું। સ્ટોરેજ અને સામૂહિક વ્યવસ્થા, સ્ટોરેજ માટેની એક સામૂહિક કોમ્યુનિટી બેઝ વ્યવસ્થાનું પણ એક સૂચન
એમને આવ્યું છે. ડ્રેગન ફ્રૂટ વિશેના કલ્ટિવેશનનું એક સૂચન रमेश रमेश ऐसे एक सारे सवालों का जवाब एक साथ कैसे देंगे? मेरे सवाल, मैं सब सवाल जो है वो अच्छा, सवाल चलो। सिर्फ अभी आपकी नोटिस में ला रहा हूँ. ठीक है, सारे ठीक सवालों का है। जवाब दे भी नहीं सकते सर. ठीक है, ठीक जो जो ऑनलाइन जो आए सवाल उनका हाँ, पढ़ लो पढ़ो पढ़ो पढ़ो. काफी ठीक है, हद तक जवाब हमने दे चुके हैं. ठीक है, ठीक है. दूसरा, मेडिसिनल प्लांट उगाने वाले जो किसान हैं उनका एक ग्रुप बनाने का सुझाव आया है. आप सबको मैं बता दूं, टेलीग्राम में एक ग्रुप सृष्टि की ओर से बना है जिसमें 500 से अधिक लोग अभी जुड़ चुके हैं और इसमें फार्मर भी है और काफी सारे व्यापारी भी है. तो दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाने का काम अभी हमने कुछ दिन पहले ही शुरू किया. 500 जितने मेंबर है, काफी सारे लिटरेचर भी इसके अंदर लोग ऐड कर रहे. अच्छी बात यह है कि टेलीग्राम का जो एक ग्रुप है आपके मोबाइल के अंदर स्पेस नहीं रोकता और कोई भी नया बंदा आज जुड़ता है तो उसके पीछे का मैसेज भी उसको मिल जाता है. तो काफी हद तक मेरे ख्याल से फार्मर और जो फार्मेसी है दोनों के लिए ये ग्रुप उपयुक्त साबित होगा. एक किसान का मेरे पास फोन आया था, उनका ये भी सुझाव था कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो फार्मर है वो पर्टिकुलर क्रॉप जो उगाता है, जैसे कोई अश्वगंधा उगा रहा है तो अश्वगंधा और जो फार्मेसी वाला जो अश्वगंधा की जरूरत है, दोनों का कोई ऐप बन जाए या कोई ऐसी वेबसाइट बन जाए लाइव कि उसके अंदर ये दोनों के आमने सामने मैचिंग हो सके. तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या वेबसाइट का एक सुझाव आया है. मेरे ख्याल से जगदीश प्रसाद साहब के साथ बैठ के हम इस दिशा में आगे बात करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है. और गुप्ता साहब नहीं, आप में से कोई सवाल जवाब देना चाहे तो पहले दें. प्रसाद साहब એમે ये જેટલા બી ક્વેશ્ચનો આવ્યા છે એનો એક પ્રશ્ન જે જવાબ એ છે કે જે પોર્ટલ છે નેશનલ મેડિસિનલ પ્લાન્ટ બોર્ડે ઈ ચરક પોર્ટલ વિકસાવેલો છે. ઈ ચરક અને એ પોર્ટલ ઉપર મફત નોંધણી થાય છે. એમે પ્રોડ્યુસર, સેલર્સ અને ટ્રેડર્સ यानी कि कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर તમામ લોકો પોતાની નોંધણી મફત કરી શકે છે. અને એનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે એમે નોંધાયા પછી જે ધારો કે કોઈ પ્રોડ્યુસર છે એને આમલા પ્રોડ્યુસ કર્યું છે तो रमेश मुझे शेयर करने के लिए कर दो, मैं दिखा देता हूँ ई चरक का प्लेटफॉर्म. ई चरक, हाँ मैं अभी दिखा देता हूँ. आप बोलते रहिए, मैं दिखा देता हूँ. हाँ, ई चरक ऑथराइज करो. અને એ प्लेटफॉर्म पे आप अपनी ये बता सकते हो खाली कि कया पदार्थ तमे प्रोड्यूस कर्या छे. અને हाँ बताइए बताइए. जे पदार्थ तमे प्रोड्यूस कर्यो होय एनो फोटोग्राफ केटलो जत्थो हशे, तमारो ईमेल एंड मोबाइल नंबर ए एना ऊपर नोंधवानुं हशे. जो ये अभी आपके स्क्रीन पर है. हाँ करेक्ट. जो एना ऊपर आ लोको नोंधणी करे અને એને जो सर्टिफिकेशन कोई लीधु होय, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के क्वालिटी के बाबत में, तो ये सर्टिफिकेट ने अपलोड करवानुं होय. जो नहीं होय तो अपलोड नहीं करवानुं. અને પછી આપ જો કે તમારા પદાર્થના પરચેઝર કેટલા આવે છે. મને લાગે છે ટૂંક સમયમાં જ આપને ઘણા બધા કોલ આવતા ચાલુ થઈ જશે અને આપનો મટીરીયલ જે પડેલું છે એ વેચાઈ જશે. એવી જ રીતે સેલર પોતાની ડિમાન્ડ મૂકે તો પ્રોડ્યુસર જે છે એ પોતાને તમને ખોજતા જ આવી શકે. મારો અનુભવ એવું છે કે મેં મોરિંગાના સીડ જોઈતા હતા અને મોરિંગાના સીડ જે છે ગુજરાતમાં મળતા ન હતા ક્વોલિટી સભર. तो मैं मोरिंगाना सीड माटे एना ऊपर क्वेरी नाखी અને 24 થી 48 કલાક में मने घणा बधा साउथ गुजरातना साउथ इंडियाना लोकोना फोन आवा मांड्या અને 2 થી 3 દિવસમાં मैं मोरिंगानो सीड प्रोक्योर करी पण लीधुं. तो ए बाबत है कि ये ई चरक प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंटे विकसाव्यो छे एनो पूरो उपयोग करवो. बीजा जो लोग एफोर्ड करी सके एना माटे ट्रेड इंडिया और इंडिया मार्ट ये बे प्लेटफॉर्म बीजा छे जेनो ये लोग उपयोग करी सके. ये मार्केट ने लगत में बात करी. बीजी ये ट्रेनिंग की बात थी है. घना लोग बोले छे कि नॉन डिस्ट्रक्टिव हार्वेस्टिंग माटे ट्रेनिंग करवी जोईए अने कल्टिवेशन माटे ट्रेनिंग करवी जोईए. हमें ज्यां ज्यां अपना क्लस्टर कल्टिवेशन थाय छे ત્યાં ये ट्रेनिंग नो आयोजन करीए छीए. जेमे यूनिवर्सिटी
મીનુ પરબિયા જેવા નિષ્ણાતો અને એને બોલાવીએ છીએ, પણ જે ક્લસ્ટર કલ્ટિવેશનનું આયોજન થાય ત્યાં જ અમે એ ટ્રેનિંગનું આયોજન કરીએ છીએ, જેથી કે ખેડૂતો એનો લાભ ઉઠાવી શકે। હવે ये ट्रेनिंग બે ભાગમાં થાય છે। शुरुआत में एक प्लानिंग ना स्टेज पे થાય છે, જેમે આપણે બતાવીએ છીએ કે કઈ વનસ્પતિ તમારા વિસ્તારમાં કરવા જેવી છે, આ વનસ્પતિને કરશું તો કેટલા એની ડિમાન્ડ છે, એમાંથી કેટલો સરેરાશ આવક થવાની અને ઉપજ થવાની સંભાવનાઓ છે, નેટ પ્રોફિટ કેટલું થશે, એ આયોજનના સમયે અમે ખેડૂત મિત્રોને જણાવીએ છીએ। અને જ્યારે પ્રોજેક્ટ બની જાય અને મંજૂર થઈને આવે ત્યારે અમે કલ્ટિવેશન માટેની ટ્રેનિંગ કરીએ છીએ કે આ હવે વનસ્પતિને ઉગાડવાનું છે, તો હવે ઉગાડવું કેવી રીતે, અમે કઈ કઈ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું અને કઈ કઈ વસ્તુનું ધ્યાન નથી રાખવાનું। હા, તો એ વસ્તુ બાબતે આપણે ટ્રેનિંગ કરીએ છીએ। અને પછી જ્યારે તૈયાર થાય તો એને માર્કેટિંગ કેવી રીતે કરીએ, વેલ્યુ એડિશન કેવી રીતે કરીએ, એનું પણ એક માર્ગદર્શન ગુજરાત औषधि वनस्पति बोर्ड थी आपवा माटेनो अपने प्रयास करिए छीए। पण एक आप जाणो छो कि एक नानकड़ो ऑर्गेनाइजेशन छे गुजरात मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, बधे पहोंची शके तेम नथी, एटले हमें इच्छीए छे कि क्लस्टर कल्टिवेशन यानी खरा सेंस में क्लस्टर कल्टिवेशन होवा जोईए। दरेक किसान कोई गमे ते खांचा कोणे से अने अपना पोतानी रीते वनस्पति उगावी ले तो पछी ये क्लस्टर ना कहेवाय, ये खेती थई पर ये क्लस्टर कल्टिवेशन ना कहेवाय। तो हूँ टूंक में शू बोलू छू कि क्लस्टर कल्टिवेशन जे भारत सरकार इच्छे छे ये छे कि कल्टिवेशन ना फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज बंने सुनिश्चित होवी जोईए। एटले बंने सुनिश्चित होवानो मतलब ये छे कि सौथी पहला कल्टिवेशन डिमांड आधारित होय। बगैर डिमांड आधारित जे करीए तो एमे बंने रीते नुकसान थाय छे। पहला जो कोई खेडूत उगावीने बैठी जाय छे पर एने मार्केट मळतो नथी, क्योंकि मार्केटनी एने अभ्यास कर्यो नथी, एटले ए सरकारने लॉस, खेडूतने लॉस, बंनेने लॉस थाय छे। बीजी बाबत ये छे कि फार्मेसीनी जे वस्तु जे जरूर छे एनी डिमांडनी हमने खबर नथी कि कई वस्तुनी केटली डिमांड छे, अने डिमांड भी एटली वोलेटाइल छे कि ये खूब वेरी करे छे। पण अमे अपेक्षा एवुं राखीए छीए कि एवरेज डिमांड कंईक तो एवरेज डिमांड होवी जोईए, जेना आधारे कंईक आयोजन थई शके। जो एवरेज नो खबर ना होय डिमांड नो तो आयोजन जे छे ना ए हेवियर थई जाय छे, व्यवस्थित आयोजन थई शकतो नथी। जेथी ट्रेडर मित्रोने हमारी विनंती छे कि जे लोको ऑन एन एवरेज जे वस्तु खरीदे छे, खास करीने जो गुजरात में आबोहवाने शूट करती होय अने गुजरातना किसान भाईओ जेने उछेरी सकता होय एवी मने लागे छे 30 થી 32 वनस्पतिओ एवी छे जे गुजरात में थई शके छे अने सारा आबोहवा भी शूट करे छे। अने ए लोकोने मतलब फार्मेसी जो गुजरातनी फार्मेसीओ 600 करता वधारे छे एने एमनी मोटा पाये जरूरियात पण छे। तो ए 40-50 स्पेसीओ माटे क्लस्टर कल्टिवेशन करीए अने एमां आ ट्रेडर मित्रों जे छे एक बहुत मोटी भूमिका भजावी शके छे। એટલે એ હું ઈચ્છું છું કે ટ્રેડર મિત્રો એ જ અમે સજેસ્ટ કરે કે અમે ક્યાં ફાર્મર્સને તૈયાર કરીએ અને કેટલા અંશે કેટલા એકરેજમાં એ પર્ટિક્યુલર વસ્તુ કરાવીએ। જેમ શૈલેષભાઈએ કીધું કે એક્ટિવ કમ્પાઉન્ડ વેસ્ટ પદાર્થ કરવું જોઈએ, તો એક્ટિવ કમ્પાઉન્ડ જે છે ये बहुत ही સાઇટ ક્વોલિટી સ્પેસિફિક વસ્તુ છે। એટલે એક જગ્યા आज वस्तु खूब सारी क्वालिटी नहीं पाके छे तो बीजी जगह आज वस्तु सारी क्वालिटी नहीं पाकती नथी। तो गुजरात में जे वनस्पति हमारे उछेरवानुं थाय छे, दाखलो के तुलसी उछेरीए तो तुलसी कया विस्तारनी योग्य छे अने एना माटे कोई पण अभ्यास आधारित कोई आंकड़ाओ होय फार्मेसीओ पासे तो हमने बतावे तो हमें एज विस्तार में एज क्लस्टर ऊपर भार मूकीए अने एज पर्टिक्युलर फार्मेसी माटेना मटीरियल किसान भाईओ उगावे एवा माटेनो प्रयास करिए। तो मित्रों क्लस्टर कल्टिवेशन डिमांड आधारित होय अने एना बैकवर्ड लिंक तरीके एने नर्सरीनी क्वॉलिटी मटीरियलनी जरूरत पड़े। तो तेना माटे अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीओने सांकळीए, अपने बोरियावीना ये छे रिसर्च इंस्टीट्यूट छे एने सांकळीए अने क्वॉलिटी मटीरियल लाईए
અને નર્સરી ઉછેરવા માટે ભારત સરકાર NMPV જે છે 25 લાખ રૂપિયા 3 લાખ રોપા ઉછેર માટેની સહાય આપે છે અને નાની નર્સરી ઉછેરવાની હોય તો 17,000 રોપા ઉછેરવા માટે 6,25,000 રૂપિયાની સહાય આપે છે। એટલે નર્સરી ઉછેરવા માટેની સહાયની વ્યવસ્થા છે। ઉધર કલ્ટિવેશન કરવા માટે 30%, 50% અને 75% એ સહાય આપવાની વ્યવસ્થા કરેલી છે। અને એ મેં હું બતાવવા માંગુ છું કે એ જ્યારે કોસ્ટ કેલ્ક્યુલેશન કરીએ છીએ તો એમાં ઉગાવનારની જે પોતાની મહેનત છે એની પણ ગણના કરવામાં આવે છે, એ પણ કેલ્ક્યુલેશનમાં લેવામાં આવે છે। એટલે જોવામાં એવું આવે છે કે જે 30% યા 50% જે રકમ મળે છે ને એમાં જ પૂરી ખેતી થઈ જાય છે। એટલે ખેડૂતને મેટીરિયલ અને ઇનપુટ માટે કોઈ આપણી પાસેથી ખર્ચો કરવો પડે એમ નથી રહેતું, પણ હા એમને પોતાની મહેનત જરૂર કરવી પડે છે। તો 140 સ્પેસીઝ માટે સહાય મળે છે, જેમાંથી ગુજરાતમાં લગભગ 40 સ્પેસીઝ એવી છે જેમાં સહાય મળી શકે તેમ છે। જ્યારે ખેતી થઈ જાય તો ખેતીના આગળ જે વાત કરીએ ને કે ક્વોલિટી પ્રાથમિક મૂલ્યવર્ધન હોવું જોઈએ। હું જણાવતા ખુશી થાય છે કે ગામના સ્તર પર કેટલીક સંસ્થાઓ છે જે સંસ્થાઓનો આપણે લાભ લેતા નથી, ઇવન એજન્ટ બી હોઈ શકે। એ સંસ્થા છે આપની ગ્રામ પંચાયત ખુદ એક સંસ્થા છે, પછી આપકી JFMC જેને સહભાગી વન વ્યવસ્થા કહીએ છીએ વન વિસ્તારોમાં, ખાસ કરીને જ્યારે વાઇલ્ડ પ્રોડક્ટ ભેગા કરવાનું હોય તો સહભાગી વન વ્યવસ્થા મંડળીનો એક સંસ્થા છે। પછી એક BMC જૈવિક જેને બાયોડાયવર્સિટી મેનેજમેન્ટ કમિટી કહીએ છીએ એ બી એક ગ્રામ સ્તરની સંસ્થા છે। FPO એક સંસ્થા છે, સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રુપ છે ઘણા બધા। તો ગામના જે લોકો કલ્ટિવેશન કરે છે એનો જે ગ્રુપ બને અને ગ્રુપ જે છે એ ડ્રાઇંગ શેડ કે જેમ મીનુ પ્રવિયા સાહેબે વાત કરી ને કે સોલર ડ્રાયર લઈ શકે, અમુક ઇક્વિપમેન્ટ લઈ શકે, અમુક પેકેજિંગ માટેના સાધન લઈ શકે અને આવી વસ્તુઓ ખરીદવા માટે ગ્રામ્ય સંસ્થાને 10 લાખ રૂપિયા ડ્રાઇંગ શેડ અને ઇક્વિપમેન્ટ ખરીદવા માટેની સહાય મળી શકે તેમ છે। અને સ્ટોરેજ લોકલ સ્ટોરેજ કરવા માટે પણ ગ્રામ સંસ્થાને 10 લાખ રૂપિયા સુધીની સહાય મળી શકે છે। જ્યારે આ વેલ્યુ એડિશન થઈ જાય પ્રાથમિક તો બીજો તબક્કો આવે છે કે સેકન્ડરી વેલ્યુ એડિશન અને આ મટીરિયલને સારી રીતે સંગ્રહ ક્યાં કરીએ। તો એના માટે ટ્રેડર મિત્રો અગર થોડાક નેક્સ્ટ સ્ટેજ પર એક ફેડરેશન જેવું બનાવે અથવા તો જે નાનકડા જે સંસ્થાઓ છે એના ઉપર કોઈ ફેડરેશન બને અને એ ફેડરેશન સંગ્રહનું કામ કરે તો એ વસ્તુ શક્ય બનશે। અથવા તો ટ્રેડર મિત્રો પોતે પોતાના ગોડાઉન ઉભા કરી શકે અને એના માટે બી 50% સહાય મળી શકે તેમ છે। અને ટર્સરી જે પ્રોસેસિંગ છે એના માટે બી 4 કરોડ રૂપિયા સુધીની સહાય આપવાની ભારત સરકારની યોજનામાં જોગવાઈઓ છે। ગુણવત્તા સચવાય એના માટે સર્ટિફિકેશન માટેની જોગવાઈ છે, પછી માર્કેટિંગની માટેની જોગવાઈ છે। મારી વિનંતી એ છે કે નેશનલ મેડિસિનલ પ્લાન્ટ બોર્ડ ના વેબસાઇટ પર અથવા ગુજરાત મેડિસિનલ પ્લાન્ટના વેબસાઇટ પર નેશનલ આયુષ મિશન ની એક ગાઈડલાઈન છે અને એ ગાઈડલાઈનને જરા જોઈ લો તો આપે જે કંઈ વાત કરી છે મહદઅંશના પ્રશ્નોનો જવાબ એમાં આવેલું છે। ફક્ત બાબત એ છે કે જે એક્ટિવિટી કરવાની છે એની જવાબદારી કોણ લે। એટલે ગ્રાન્ટ વગેરે બધું ઉપલબ્ધ છે પણ એને આગળ ધપાવવા માટે કોઈને આગળ આવવું પડે। સરકારે એક નાનકડો નોડલ ઓફિસ ગુજરાત મેડિસિનલ પ્લાન્ટ ઊભું કર્યું છે, પણ મને લાગે છે કે અગર ફંડ ઉપલબ્ધ હોય આપ જેવા લોકો જો જોડાઓ તો એમાં કોઈ મુશ્કેલ કામ નથી અને કોઓપરેટિવ ખૂબ જ કામયાબ નીવડી શકે એમ છે। જેમાં કોઈ આપણી માર્કેટિંગ APMC જે છે જો કોઈ એક પણ APMC આગળ આવે તો નિમચની લાઈન પર એને ડેવલપ કરવાની વાત કરી શકાય અને આજુબાજુના ખેડૂત મિત્રોને, ટ્રેડર મિત્રોને અને ફાર્મેસીઓને બધાને લાભ થાય તેવી વાત
થઈ શકે. એને વિન વિન સિચ્યુએશન पे આપણે કામ કરીએ તો કંઈક શક્યતા છે કે આપણે આ સેક્ટરને આગળ बढ़ાવી શકીએ. અને ગુણવત્તા પણ ખાસ ધ્યાન આપવું પડે. ગુણવત્તા ત્યાર સુધી સચવાની નથી જ્યાર સુધી કે ખેડૂત મિત્રોને एक गारंटी ना મળે કે ये લોકો जो अपना જે ट्रेडिशनल પાકો છે એને છોડીને जो अगर मेडिसिनल प्लांट में एंटर થાય तो જ ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ની बात शक्य बने, क्योंकि 3 साल પછી જ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट મળતા હોય છે. 3 સાલથી પહેલે ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट મળતું નથી. અને મોટા કિસાનો જે અમે આગળ આવવા તૈયાર છે, क्योंकि रिस्क લેવા તૈયાર છે, પણ એને सिर्फ एक જ वस्तु જોઈએ છે, एमएसपी. પહેલાથી એને ખબર હોય કે અમને ઓછામાં ઓછું કેટલું મળવાનું છે, વધારે કેટલું મળે એનાથી ચિંતા નહીં, પણ એને કમસે કમ રિસ્ક કેલ્ક્યુલેશન માટે એક એમએસપી મળે તો ખેડૂત મિત્રો ગમે તેટલું અને ગમે તે વસ્તુ જે ગુજરાતમાં થતી હોય એ ઉછેરવા તૈયાર હોય છે. અમે ઉમ્મીદ રાખીએ છીએ કે ક્લસ્ટર કલ્ટિવેશનમાં ट्रेडर मित्रों खास કરીને ક્લસ્ટર કલ્ટિવેશનનું આયોજન કરે એ અમારી અપેક્ષા છે. તો એ કામગીરી બહુ તેજીથી આગળ વધશે અને અમે ટ્રેડર મિત્રોના સાથે મળીને ફાર્મેસીઓની ડિમાન્ડ પૂરી કરી શકીએ. એટલે હું તમે અમે બધા મળીને એકજૂટ થઈએ તો આ સેક્ટરને બહુ વિપુલ એની એ છે શક્યતાઓ છે ગ્રોથની. એમ કહેવાય છે કે 2050 સુધી 7 લાખ કરોડ ડોલરનો ટ્રેડ થવાની શક્યતા છે વિશ્વમાં. અને ગુજરાતની બાયોડાયવર્સિટી 90% મેડિસિનલ પ્લાન્ટ્સ ભારત વર્ષમાં વિશ્વના 90% મેડિસિનલ પ્લાન્ટ રિસોર્સ છે. ગુજરાત બી ઓછું નથી, 1315 સ્પેસીસ ગુજરાતમાં મળે છે મેડિસિનલ પ્લાન્ટની. એમ 300 એવી છે જેનું કલ્ટિવેશન થઈ શકે તેમ છે. સર મારે એક વાત એ કરવાની હતી કે મેન્યુફેક્ચરર્સ એન્ડ ટ્રેડર્સ અત્યારે જે કાયદા કાનૂનથી જે ગભરાયેલો છે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ અને બાયોડાયવર્સિટી રિસોર્સનો, હજુ આની જે ગૂંચ ઉકેલાઈ નથી ને, એટલે આ બધો વર્ક આગળ આવવા માંગતો નથી. बहुत सरस क्वेश्चन है, હું આપને જવાબ કરું. આ બાયોડાયવર્સિટી એક્ટ જે આવ્યું, જે देखिए બંને ટાઈપના લોકો છે આ દુનિયામાં. એક એ છે કે જે બોલે છે કે ભાઈ ટ્રેડ રહેવું જોઈએ, વિકાસ થવું જોઈએ. બીજી વસ્તુ એવું હોય છે કે ભાઈ જંગલનો સત્યાનાશ ન થવું જોઈએ. એને બંનેના બીચે ઉતરવું પડે. અને એ જ વસ્તુને એડ્રેસ કરવા માટે દરેક ગામમાં બાયોડાયવર્સિટી મેનેજમેન્ટ કમિટી બનેલી છે. અને બાયોડાયવર્સિટી મેનેજમેન્ટ કમિટી ને વચ્ચે લાવો તો તમારે જે ये एकत्रीकरण करनार लोग है ना, ये पहले बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी में मटीरियल लावे, त्या एनो प्राइमरी प्रोसेसिंग थाय. એટલે જે આપણે વાત કરીએ છીએ ને ડ્રાઇંગ કરવાની, સોલર એ કરવાનું, પેકેજિંગ કરવાનું, અમુક ગુણવત્તા સચવાઈ રહે. અને પછી બીએમસી પાસેથી તમે ખરીદો ના, હા, તો એના અગર રિસિપ્ટ સાથે લો છો તો સ્ત્રોત નક્કી થઈ ગયું. અને એ આપને ખબર હશે કે બાયોડાયવર્સિટીનો આજ ઓનર જે છે, માલિક, આ બીએમસી છે, આ ગ્રામ સંસ્થા છે. જો એના રિસીટ સાથે આપ જે માલ ખરીદો તો બાયોડાયવર્સિટી બોર્ડ નેશનલ લેવલ કે સ્ટેટ લેવલ કઈ કરી જ ના શકે. તમારી પાસે સોર્સ બડા ક્લિયર છે, બરાબર. અને પછી શું થકે કે જે કલેક્ટર કરનાર છે ને, કલેક્શન કરનાર, એને ટ્રેનિંગ બી શક્ય બનશે. એને ફાયદો બી આપી શકાય તેમ છે. એને એ બી બતાવી શકાય કે નોન રેસ્ટ્રિક્ટિવ તરીકેથી કેવી રીતે કાઢવાનું. પણ જ્યાર સુધી બધું અનઓર્ગેનાઇઝડ રહેશે ને ત્યાર સુધી એ શક્ય બને નહીં. તો ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે ક્યાં? ઓર્ગેનાઇઝ ગામના લેવલ पे કરવું પડે. અને ગામના લેવલને ઉપરનો જે તબક્કો છે ને એ આપનો ફેડરેશન या આપનો તબક્કો રહેવો જોઈએ જે એક સંગ્રહ કરે. પ્રાઇમરી એડિશન ગામના લેવલ पे થાય. जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप શેના માટે બનીએ છીએ, શું કરે છે કે ભાઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ગામના લોકો કોઈ પણ વસ્તુ તૈયાર કરે, પણ તૈયાર કર્યા પછી હરેક આદમી એને ઠીક સારી રીતે ગ્રેડિંગ કરીને એને ડ્રાઇંગ બી ના કરી શકે. તો એને સરખી રીતે ડ્રાઇંગ થાય, એકત્રીકરણ થાય, એના માટે સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રુપ બને. જો બધાની પાસેથી લે અને વેલ્યુ એડ કરે, है ना.
અને પછી એનું ડ્રાઇંગ બ્રાઇંગ કરીને બીજા તબક્કામાં આપે, હે ને? તો ये શક્ય બને. અને બીએમસી જે છે વાઇલ્ડ સોર્સથી જે કઈ વસ્તુ આવે છે ને એના માટે બીએમસી નો કોઈ વિકલ્પ નથી. અને બીએમસી ને કેટલો જોઈએ આપ તો જાણતા હશો कि बेनिफिट ये बोली है ना, बेनिफिट एक्सेस वाली जो बात करिए छे, हाँ, ये बेनिफिट एक्सेस में कोई बीजी बात नहीं, प्रायर कंसेंट ની વાત છે. ત્યારે પ્રાયર કન્સેન્ટ મીન્સ વોટ કે જે મટીરિયલ તમે લઈ રહ્યા છો ગામથી એને અમુક રોયલ્ટી આપવી પડશે, બરોબર? તો એ વેલ્યુ એડિશન કરીને તમને આપી રહ્યા છે તો રોયલ્ટી એને મળી જવાની છે, બરાબર? અને રોયલ્ટી કેટલી જે એક્ટમાં લખેલું છે એ 3% જેવું 3 થી 5% રોયલ્ટી છે. એટલે આપણે કાયદેસરનો ધંધો કરીએ તો એ વાત બહુ સહેલી છે, મુશ્કેલ નથી. स्टार्ट કરવામાં देखिए સૌથી બડી મુશ્કેલ હોય છે કોઈ વસ્તુને કે જ્યાર સુધી હમે હેजिटेशन में चाहिए ना, मतलब होता है ना गुड स्टार्ट, गुड बिगिनिंग इज हाफ डन. तो कहीं स्टार्ट નથી થયો છે. એક બીએમસી ને આગળ बढ़ाइए तो आपने भी फावશે, બીએમસી ને ફાવશે અને સંગ્રહકર્તાને બી ફાવશે. એટલે એક્ચ્યુઅલ એ જ વાત છે કે ભાઈ આ મૂળ એક જે કહેવાય ને કે સોર્સિસ અને બંને વચ્ચેનું જે તણાવ એ દૂર કરવા માટેનો એક વચ્ચેનો રસ્તો જો નીકળી જાય ને તો બધા જ બહાર આવે. પણ જે કાયદા કાનૂન અને ગુજ हमें એના માટે તૈયાર છીએ કે આપ अपने क्षेत्र में बताओ કે આ વિસ્તારમાંથી અમે એ વસ્તુ કરી દઈએ છીએ, આ વિસ્તારની બીએમસી મારફતે એ ચેનલાઇઝ કરાઈએ. આપ સમજ્યા ને? એટલે સંગ્રહકારો બીએમસી ને આપે અને બીએમસી આપને આપે એટલે સ્રોત ક્લિયર થઈ ગયો. તો પછી એક્સપોર્ટ માટેની ક્વોલિટી બી બનશે. અને જ્યારે એ વાઇડ સોર્સથી હોય ને તો એમે અગર એ સર્ટિફિકેટ બી મુકાય ને કે એ ફોરેસ્ટ એરિયામાંથી આવ્યું છે તો એ પણ એક જાતનો ઓર્ગેનિક સર્ટિફિકેશન જેવું માનવામાં આવે છે. તો કે લોકો જાણે છે કે ભાઈ વાઇડ में તો કોણ પેસ્ટિસાઇડ નાખવાના, હે ને? તો એનો જેટલા અમે એમને પૈસા આપીશું ને 2 થી 3% એની કરતા વધારે તો એના એ સર્ટિફિકેટ મળવાથી ફાયદો થઈ જાય. એટલે વિન વિન સિચ્યુએશન થશે. પર કંઈક દક્ષિશભાઈ વાત એવી છે કે કંઈક આગળ વધવા જેવું છે બીએમસી જોડે. એ માનીને બેસવાનું નહીં કે બધા જ બીએમસી ચોર હશે, એ માનીને ચાલીશું તો કશું નહીં થાય, બરાબર? સૌથી પહેલા આપણે એ સ્વીકારી લેવું પડે કે બધા જ વ્યક્તિ ટ્રસ્ટ પર કામ કરે અને પોતપોતાના લાભ માટે બધા લોકો કરતા હોય છે અને કરશે, બરાબર? એટલે આ રીતે જો કામ કરીશું तो एक ट्रस्ट नो हेतु बनाए અને एक चेन बने જેને આપણે સપ્લાય ચેન બોલીએ ને એટલે સ્પષ્ટ સપ્લાય ચેન જેને થાય. એટલે એ ઉકેલ માટે સમજવું બહુ જરૂરી થશે. બિલકુલ આપણે સાથે બેસીએ જોઈએ કેવી રીતે કરી કારણ કે આપણો મોટો ઇશ્યુ એ છે કે ભાઈ ફાર્મર્સ ને જડીબુટ્ટી ઉગાડવા માટે પ્રેરિત કરવા માટે એની જે આખી લાઈન જે છે એ એકદમ ઈઝી અને ગોએબલ હોય ને તો એ પણ સંતોષથી કામ કરી શકે, બીએમસી પણ કરી શકે, ટ્રેડર્સ અને ફાર્મસી કે જે આ બધા ગૂંચવાડામાંથી બહારની ઈઝી ગોઈંગ જાય તો બધાને સપોર્ટ મળે. આપણે એ ઈચ્છીએ છીએ. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन मैं જેમ बात કરી ને કે જ્યારે આપણે પૂરા આખા ગુજરાતને જોઈશું એટલે કहीं नहीं पहुंचीશું. જ્યારે આપણે एक क्लस्टर बनाइए तो क्लस्टर में A to Z बदी लिंक तैयार થાય. भविष्य में हमें ब्लॉकचेन की तकनीक को अपनाना पड़ेगा. ब्लॉकचेन से क्या होता है कि हर प्रोडक्ट को हम ट्रेस कर सकते हैं कि कहाँ से वो इकट्ठा हुआ, जिसने इकट्ठा किया या जिसने उगाया उस खेत तक हम जा सकते हैं हर एक क्विंटल के लिए भी. तो मतलब क्या है कि वो अभी अर्ली स्टेज है, जल्दी शुरुआत हुई है, अभी बहुत ज़्यादा इसका उपयोग बढ़ा नहीं है. लेकिन ब्लॉकचेन का दवाइयों के पौधों के शुद्धता पर प्रमाणित करने के लिए कहाँ से आई है, जंगल से आई तो कौन से ब्लॉक से आई है या वार्ड से आई है, वो भी ज़रूरी है क्योंकि जंगल खाते को भी हिसाब रखना पड़ता है कि कितना कहाँ पर है. ये बात सही है कि फॉरेस्ट एक्शन प्लान में अभी मेडिसिनल प्लांट के कल्टीवेशन की बहुत ज़्यादा योजना नहीं बनती है, लेकिन वो एक काम, वो उस कमी को भी दूर करना चाहिए हमें, ताकि जंगल विभाग भी थोड़ा सा इसका संयोजन में ध्यान दे, सिर्फ पेड़ों के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान ना दे. जो जैविक विविधता है, अंडर स्टोरी है, ग्राउंड स्टोरी है, उसकी भी विविधता पे ध्यान दे. तो आज की चर्चा बड़ी उपयोगी रही है. और ये जो बात अभी कही है कि बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बहुत सारे गाँव में शायद नहीं बनी है, तो बना सकते हैं, उसको बनवाने में मदद करनी चाहिए हमको. नहीं, हमें सर
સર એવું છે કે બાયોડાયવર્સિટી મેનેજમેન્ટ કમિટી બનાવવામાં હવે તો GR થઈ ગયું છે પંચાયત વિભાગનો, અને એક જ પંચાયતમાં ઠરાવ કરીને 2 દિવસનું કામ છે. हाँ लेकिन वो बनवानी है, लागती નથી. हाँ नहीं लेकिन बनवानी जरूरी है, उसका रिकॉर्ड रखना, उसके रिजोल्यूशन बनाना. ये बहुत सारी बनी चुकी है हमारा सुधी, मने लागे छे 4 થી 5 हजार BMC तो बनी चुकी है स्टेट में. એટલે बहुत मोटी ये नहीं, जे क्लस्टर बने एक गांव में जो BMC बनावानी बात हो तो ये BMC हमें बनाई नाखीशुं, एम कोई बहुत बड़ी बात नहीं. ठीक 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 है, तो आज की चर्चा बड़ी उपयोगी रही, क्योंकि जो उद्योग है कर्नाटका से माधव राज जी ने बताया कि उनको क्या चीज़ें चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गुजरात में उगाई जाती हैं. डॉक्टर आलोक कालरा जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं सीमैप के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं अभी फेसबुक पर. तो मतलब हमारे साथ जो देश के, और जब परबिया जी हैं हमारे साथ, तो काफ़ी सारे एक्सपर्ट पूरे देश के हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जुड़ेंगे आगे भी. हम उनको साथ में ला सकते हैं. अगर कोई तकनीकी समस्याएं हैं, गुणवत्ता की समस्याएं हैं, मेडिसिनल प्लांट के स्टोरेज की समस्या है, उनमें उसकी स्टोरेज नहीं हो पा रही है, उसकी जो प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी, वो भी सीमैप के पास लखनऊ में काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं. उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है लेमन ग्रास में, मेंथा में, और जेरेनियम में, और बाकी सारे पौधों में. तो अगली बार उनको भी साथ में शामिल करेंगे, ताकि सीमैप की जो टेक्नोलॉजीज हैं, उनके जो अनुभव हैं, वो सभी लोगों को मिले, उद्योगों को भी मिले और किसानों को भी मिले. रमेश सर एक सजेशन એવું હતું સર, જે ટેલિગ્રામ पे 500 मेंबर्स જે જોડાઈ ગયા છે, ગુજરાતના છે કે બહારના भी હશે આમાં? गुजरात की. એને अपने जो हमें हेल्प करी શકીએ तो એને ई चरक पे बैक एंड थी अपनी एंट्री करावी दीजिए. तो ये अभी हम पहले एक काम करते हैं कि जो प्रोजेक्ट हमने आपके साथ तय किया था उसको पूरा कर लेते हैं एक मीटिंग करके, और फिर ये जो काम आपने बताया ई चरक पे लगवाने का, इसका एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लेते हैं, क्योंकि स्टाफ रख के इसे काम करवाना पड़ेगा. हर एक के फोटोग्राफ्स होने चाहिए, हर एक की गुणवत्ता होनी चाहिए, हर एक के पास कितनी ये बहुत सारी बात है कि एम अपने एक फैसिलिटेटिंग जे छे ना शेल टाइप नो, हाँ ऐसा कुछ बना करिए जे किसान मित्रों ना जे माल छे बेचवानुं ज काम करे. सही बात है, क्योंकि उसमें मैंने अभी पढ़ा था ई चरक में, तो आपको लिखना चाहिए कितनी क्वांटिटी है, कहाँ पर है, किस मंथ में अवेलेबल होगी, क्योंकि सारे साल तो हर एक चीज़ अवेलेबल नहीं होती ना. तो वो पूरा कैलेंडर भी हमें देना चाहिए उसके अंदर. तो ये काम करने के लिए एक टीम बनानी पड़ेगी जो काम मदद करेगी. और जो एडवांस और जो ऑर्डर्स हैं, जैसे इफेक्ट जो कंपनियों के, उसको बांटना लोगों के अंदर न्यायपूर्ण तरीके से, छोटे बड़े सबको मौका मिले, उसमें साथ आने का उनको लाभ मिले, ये भी एक सुनिश्चित करने की आवश्यकता है. क्योंकि बड़े किसान तो कैसे भी अपना बाजार ढूंढ लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे किसान जो हैं, जिन्होंने अभी अपना उगाना शुरू किया है, वो हतोत्साहित ना हो जाएं, निराश नहीं हो जाएं बाजार ना पाने की वजह से. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए. तो रमेश अभी इसको समाप्ति की तरफ करेंगे. एक बहुत सारू सजेशन आयु छे ने, ये मारी पण सलाह छे कि मेडिसिनल प्लांट बोर्ड में नाना किसान हजू आखी पार्सल ऑफ लैंड में कोई पण मेडिसिन ना उछेरे. हाँ એટલે થોડી કન્સ્પેર જો ઉછેરે, क्योंकि એ હજુ પણ માર્કેટ बहुत અનસર્ટેન રહે છે. એટલે જે લોકો રિસ્ક નથી લઈ શકતા એને बहुत એમ પડવું જોઈએ નહીં. એટલા માટે અમે ક્લસ્ટર ઉપર ભાર મૂકીએ છીએ, જેથી એના માર્કેટિંગ સુનિશ્ચિત થઈ શકે. तो अभी मैं रमेश से अनुरोध करूंगा, रमेश और चेतन से, कि वो समाप्ति की तरफ ले चले हमें. सबसे अपनी बात एक बार फिर दोहरा दें, कंपटीशन की बात सबको बता दें, और जो हमारी इच्छाएं हैं, सबसे अपेक्षाएं, वो बता दें हिंदी में. एक और नानकड़ो मुझे कहवा मांगू छू सर, ए जे 22 नो एक प्रोग्राम आवे छे चैनल 2 पर शिक्षण विभाग नो. 22 एना ऊपर गुजरात मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड नो 8 बजे से 9 बजे तक ये कल्टीवेशन, नॉन डिस्ट्रक्टिव हार्वेस्टिंग અને अपने प्रेजेंटेशन એ 1 ઘંટાનો પ્રોગ્રામ છે, અને સાંજે એનો રિપીટ ટેલિકાસ્ટ થાય છે. તો જે કિસાન મિત્રો એને જોવા ઈચ્છતા હોય તો જીઓ ટીવી જે છે એના ઉપર એ જોઈ શકે છે, અને એમાં આ તમામ બાબતો, કલ્ટિવેશનની બાબતો પણ એમાં આવરી લેવામાં આવેલ છે. धन्यवाद, बहुत उपयोगी जानकारी बताई आपने. रमेश सर, बहुत कुछ सीखने को आज मिला है, और मुझे पूरी आशा है कि जो श्रोता करीब 85 लोग हमको अभी आज सुन रहे हैं,
सबको मजा आएगा। और ये क्योंकि यूट्यूब चैनल पे है तो इसके बाद भी काफी सारे लोग इस प्रोग्राम को आगे भी देखते रहेंगे। मैं आज स्पीकर के तौर पे हमारे साथ माधवराज जी, शैलेश भाई, दक्षेश भाई और डॉक्टर परबिया साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना बहुत अहम योगदान और अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं। डॉक्टर जगदीश प्रसाद साहब और प्रोफेसर गुप्ता ने पूरा संयोजन में हमारी मदद की, उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में मैं सृष्टि की ओर से आपको मैं छोटी सी एक बात दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। हम क्या काम कर रहे हैं? हम लोग काम कर रहे हैं कि जिनके पास यूनिक इनोवेशन है उनका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जिनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज है यूनिक उनका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो खेती में, वेटनरी में जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ग्रासरूट इनोवेशन है, उसका डॉक्यूमेंटेशन का काम हम लोग करते हैं। दूसरा, हमारे आसपास में ऐसी शतायु दादा दादियां हैं, 100 साल के दादा और दादी, उनके पास बहुत ही यूनिक ट्रेडिशनल नॉलेज है जो आज अगर हमने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया तो कल मतलब वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसी जो जिंदा जो पुस्तकालय समान हमारी जो दादिया के पास जो ज्ञान है उसका डॉक्यूमेंटेशन करता है। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास में ऐसा दादा और दादी के पास जो ज्ञान है उसका डॉक्यूमेंटेशन करके हमको सृष्टि को आप लोग भेज सकते हैं। दूसरा, आप लोग ये काम कर सकते हो कि आपके गांव में जल, जमीन और जंगल के संरक्षण के लिए गांव लोगों ने मिलके कुछ अगर यूनिक अगर कोई नियम बनाए हैं, मर्यादाएं बनाई हैं, तो वो भी हमको लिख के भेज सकते हैं। आपकी गांव की शाला के कोई प्राइमरी टीचर ने पढ़ाने के तरीके में अगर कोई नया इनोवेशन किया है तो वो भी हमको भेज सकते हैं। बच्चों के यूनिक आइडिया जैसे शुरू में ही मैंने बताया, ऐसे वो हमको आप भेज सकते हो। रेसिपी अगर कोई यूनिक है तो वो भी आप हमको भेज सकते हो। कोई किसान ने अगर कोई तकनीकी इनोवेशन किया है तो वो भी हमको भेज सकते हो। तो ये सारी चीज़ें सृष्टि को आप सिंपल पेपर पे भी लिख के भेज सकते हो और हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। हमारा पता स्क्रीन पे आपको दिख रहा है और हमारा मोबाइल नंबर भी वहाँ पर है 9825061139 पे आप हमको व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज भी भेज सकते हो। धन्यवाद। आज की सभा यहाँ समाप्त करेंगे रमेश? यस सर, यस। बहुत बहुत आभार सभी का। और आलोक कालरा जी लखनऊ से जुड़े हैं, उनका भी आभार। सिमैप के फॉर्मर डायरेक्टर हैं। तो मतलब मेरा ये कहना है कि आपकी आवाज़, आपकी बात, आपका चिंतन, आपका मनन पूरे देश में फैला है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार जब हम निचोड़ बनाएंगे आज की गोष्ठी का तो उसको भी हम सबके साथ बांटेंगे, एक छोटा प्रोग्राम करके क्या क्या हमने सीखा आज और क्या क्या निर्णय ले लिए, उन निर्णयों को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में कुछ एक्शन प्लान बनना चाहिए। ऐसा कुछ अगली वेबिनार जो भी होगा तो आज का जो भी एक्शन प्लान है वो शुरू में डिस्कस हम करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और प्रोफेसर अनिल गुप्ता एमने અને સૃષ્ટિના રમેશભાઈએ આભાર માનનારને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ।